तो स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग 22 जनवरी को जो मॉर्निंग शिफ्ट में जेईई मेंस का पेपर हुआ था उसके फिजिक्स सब्जेक्ट का सॉल्यूशन। कोशिश करेंगे कि सब कुछ बताते हुए जितना कम से कम समय लगे उतना जल्दी सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 एक बार पढ़ लेते हैं। यहाँ लिखा हुआ है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट इन अ वर्नियर कैलिपर्स वन वर्नियर स्केल डिवीजन इज ऑलवेज स्मॉलर देन वन मेन स्केल डिवीजन। भाई ये गलत लिख दिया है, ऑलवेज लिख करके फंस गए। ये क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि भाई वन वर्नियर स्केल जो डिवीजन होगा वो हमेशा वन मेन स्केल डिवीजन से छोटा ही होगा। गलत है भाई। जैसे अगर जनरली बोले तो बिल्कुल सही बात होती है, क्योंकि जनरली ऐसा होता है कि जो वर्नियर स्केल डिवीजन होता है वो मेन स्केल डिवीजन से छोटा था, बिल्कुल सही बात है। लेकिन जे एडवांस में कुछ ऐसे क्वेश्चन आए जहां पे मॉडिफाइड स्केल बनाया गया, और उस मॉडिफाइड स्केल में तो हम लोग कभी कभी ऐसा भी पा गए कि जो 1 VSD था वो 1 MSD के इक्वल तक हो गया है। ठीक है, तो इनका ये लिख देना, इनको फंसा दे रहा है कि ऑलवेज। ठीक है, यहाँ लिखा है ना कि वो 1 वर्नियर स्केल डिवीजन जो होता है वो हमेशा छोटा होता है। गलत है भाई, गलत है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है द वर्नियर कांस्टेंट, इसी को हम लोग लीस्ट काउंट भी बोल देते हैं। वर्नियर कांस्टेंट इज गिवन बाय वन मेन स्केल डिवीजन मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ वर्नियर स्केल। नहीं भाई, ये भी गलत लिख दिया है। क्यों? क्योंकि लीस्ट काउंट जो होता है वो तो वन मेन स्केल डिवीजन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन होता है। नंबर ऑफ जो भी, हाँ एग्जैक्टली, वन स्केल डिवीजन या नंबर ऑफ डिवीजन कर लेते हैं ना, नंबर ऑफ डिवीजन डिवाइड करना होता है। जबकि इस पर्टिकुलर केस में क्या बोल रहे हैं कि मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो गलत हो गया। तो स्टेटमेंट 1 भी रॉन्ग है, 2 भी रॉन्ग है। तो इसका ठीक क्या होगा, 1 और 2 दोनों फॉल्स होगा। इसका मतलब इसका 1 आना चाहिए। ठीक है, एनटी वाले आंसर दिए हैं कि इसका आंसर 2 आएगा, गलत है। वो बोले कि स्टेटमेंट 1 ट्रू है। नहीं भाई, स्टेटमेंट 1 ट्रू नहीं है। हाँ, ट्रू तब हो जाता जब ये बोले होते हैं कि जनरली स्मॉलर देन। ठीक है, ऑलवेज नहीं। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ लाइन चार्ज ऑफ लेंथ a/2 is kept at the center of an edge BC of cube ABCDEFGH having edge length a। अच्छा, इसका लेंथ जो है वो a दे दिया गया। ठीक है, as on the figure if the density of line is lambda c कूलम, मतलब ना कूलम पर यूनिट लेंथ, देन द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ऑल द फेसेस ऑफ द क्यूब विल बी। ठीक है, ठीक है, शुरुआत करते हैं। जैसे पहले कैसे शुरू करेंगे कि मान लेते हैं हम लोग एक कमरे में जिसमें बैठे हुए हैं उसके एज पर कहीं एक छोटी सी रॉड रखी है, मतलब पूरे लेंथ को हम लोग मान लेते हैं L या A, तो a/2 का रॉड रखा हुआ। अच्छा, जिस रूम में है उसी के जस्ट बगल में एक और उतना ही बड़ा रूम मान लेंगे। इन दोनों रूम के जैसा नीचे 2 रूम मान लेंगे। तो अब क्या होगा कि अब ये जो रॉड है इसके इधर भी एक रूम, उधर एक रूम, नीचे इधर एक रूम, इधर एक रूम, तो 4 रूम के अंदर ये है। अब इसके थ्रू निकलने वाली लाइन इन चारों से तो पास होगी ही होगी। तो हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये पता लगा लेते हैं कि इस पर चार्ज कितना है भाई। लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है भाई, चार्ज अपॉन में लेंथ। तो चार्ज कितना हो जाएगा, लैम्डा इंटू में लेंथ। तो अगर हम लोग चार्ज पर ध्यान देंगे तो लैम्डा इंटू लेंथ का वैल्यू है कितना, लेंथ का वैल्यू तो a/2 है भाई। अब हम लोग को पता होना चाहिए कि कोई भी अगर हम लोग 3D क्लोज सरफेस के अंदर है, लेट्स से वो q चार्ज है, तो उसके थ्रू जो फ्लक्स होगा वो होगा q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। यही होगा भाई। शुरुआत करते हैं। अब ये जो q बाई मतलब सॉरी लैम्डा a/2 वाला रॉड है जिस पर चार्ज लैम्डा a/2 है, ये 4 क्यूब के अंदर हो गया है। तो अगर हम लोग इन चारों क्यूब के थ्रू कुल फ्लक्स लिखने का प्रयास करें तो होगा क्या, चार्ज डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो एक क्यूब से कितना फ्लक्स हो जाएगा भाई, अगर हम लोग एक क्यूब से निकाल लें तो ये 4 चला जाएगा अपॉन में, एक क्यूब से निकालेंगे तो कितना जाएगा, लैम्डा a/2 पहले से ही है, एप्सिलॉन नॉट है ही, नीचे में 4 और आ जाएगा, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, लैम्डा a डिवाइडेड बाई क्या 8 एप्सिलॉन नॉट। खत्म, आ गया। पूछा ये क्या था प्रश्न में, क्या पूछा गया, देन द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ऑल द फेसेस ऑफ द क्यूब विल बी। तो सारे फेस से मिला करके मतलब पूरे क्यूब से ही पूछा जा रहा है, तो क्लियरली कितना आ जाएगा, लैम्डा a/8 एप्सिलॉन नॉट, मतलब इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट ठीक हो जाएगा। क्लियर है ना, हम आगे बढ़ रहे हैं। एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है अच्छा 0.9 वोल्ट 1 ओम और 2 ओम। ठीक है, स्लाइडिंग कांटेक्ट ऑफ अ पोटेंशियोमीटर इज इन द मिडिल ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर। पहली बात, पोटेंशियोमीटर सिलेबस में नहीं था, लेकिन पोटेंशियोमीटर के बिना किसी कॉन्सेप्ट के भी हम लोग कर सकते हैं। तो जान, कई बार ऐसा होता है कि बच्चे को लगता है कि वर्ड वो पोटेंशियोमीटर देख लेता है तो उसको लगता है कि सिलेबस का तो है ही नहीं, कोई जरूरत नहीं है ना भाई। ये इसको देख करके घबराना नहीं है। हो सकता है कि पोटेंशियोमीटर का हो सकता है पोटेंशियोमीटर हो नहीं हो, कुछ भी हो सकता है, मतलब हो और नहीं दोनों हो सकता था। अब हम लोग को वर्ड देख रहे और हम ये सोचने लगे कि नहीं यार लग रहा आउट ऑफ सिलेबस का आ गया। अरे पेपर में ना पैनिक नहीं करना है। ये नहीं कि पोटेंशियोमीटर पढ़े ही नहीं तो पूरा टॉपिक ही छोड़ देंगे, पहले एक बार पढ़ के देख लेते हैं, हो सकता है करंट के बेसिक नॉलेज से बन जाए, या हो सकता है नहीं बनता, एक अलग ही कहानी है। लेकिन बस ये नहीं कि टॉपिक का नाम पढ़े और पढ़े नहीं तो छोड़ ही देंगे। ठीक है ना, तो ध्यान रखेंगे भाई। और हमें बात केवल पोटेंशियोमीटर की नहीं बोल रहे, हम तो जनरल बात बोल रहे हैं भाई, कि कभी भी ऐसा नहीं सोच लेना है कि हाँ पेपर में लोग किसी टॉपिक का नाम पढ़ देख के एकदम घबरा ही गया, ऐसा कुछ नहीं सोचेंगे। शुरुआत करते हैं। मिडिल ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर हैविंग रेजिस्टेंस दिस एज ऑन द फिगर एंड ठीक है, कोई बात नहीं, शुरुआत करते हैं भाई। भाई आर इज इक्वल टू होता क्या फॉर्मूला, रो एल भाई है। अब जो स्लाइडिंग कांटेक्ट है वो बीचों बीच है, अगर बीचों बीच है मतलब कि आधे वाले में लेंथ आधा हो गया होगा, एक तरफ L/2 हो गया होगा, बाई में ए तो है, एक तरफ L/2 हो गया, बाई में ए तो है। इसका मतलब कि अगर लेंथ को हम आधा कर दे तो रेजिस्टेंस भी आधा हो चुका होगा। इसका मतलब कि अगर हम लोग उस सेटअप को वापस देखें ध्यान से तो हुआ क्या है, कहानी हुआ है कुछ ऐसा सा
कि इधर एक रजिस्टर अलग कर दे रहे हैं, इधर एक रजिस्टर अलग कर दे रहे हैं, और यहाँ एक रजिस्टर हम लोग कनेक्ट कर दे रहे हैं, और ये तो हम लोगों का जो बैटरी है वो कनेक्टेड है इसे यहाँ तक, ठीक है ना। देखते हैं ये ऐसे कुछ, ये ऐसे, ठीक भाई। अगर आधा आधा बढ़ गया है तो पूरा 1 ओम था, आधा आधा बढ़ गया तो ये वाला वैल्यू कितना हो जाएगा 0.5 ओम, ये वाला वैल्यू हो जाएगा 0.5 ओम, और ये क्लियरली कितना है 2 ओम। ध्यान देते हैं ये दोनों तो पैरेलल में हो गया। पैरेलल में इक्वल का फॉर्मूला क्या होता है, R1 R2 बाई R1 प्लस R2। हम ना 0.5 को 1/2 लिख के चल रहे हैं, ये इससे उड़ जाएगा, ये क्या आ जाएगा 1 बाई 2 2 जा 4 और 1 5, और ये 2 चला गया ऊपर, तो क्लियरली जवाब क्या आ जाएगा 2/5। 2/5 मतलब अगर हम इसको डिवाइड कर ले तो 5 चौके 20, मतलब आ जाएगा कितना 0.4 ओम। 0.4 ओम इस 0.5 ओम के साथ तो सीरीज में ना होगा भाई, और सीरीज में तो रेजिस्टेंस को हम सीधा जोड़ सकते हैं, तो जैसे हम सीधा जोड़ देंगे तो ये वैल्यू हम लोग का क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 0.9 ओम, और ये अटैच है एक बैटरी के साथ, और इस बैटरी का जो पोटेंशियल है वो तो क्लियरली कितना दे दिया गया 0.9 वोल्ट। तो क्या पूछा गया हम लोगों से पूछा गया है एज ऑन द फिगर करंट पूछा गया, यहाँ पे प्रिंटिंग सही से नहीं हुआ है, क्वेश्चन में करंट पूछा गया कि भैया करंट थ्रू द बैटरी जो है वो कितना होगा, आई की बात करें तो V बाई आर, वी कितना है 0.9 डिवाइडेड बाई आर की बात कर लेंगे तो वो भी 0.9, यहाँ से कट कुटा जाएगा तो जो करंट का वैल्यू आ जाएगा वो सिंपली कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 1 एम्पीयर। क्लियर है ना, आगे बढ़ रहे हैं। एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है। असर्शन लिखा हुआ है, द यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म्ड इन एन ऑप्टिकली डेंसर मीडियम देन एयर, देन द कंसेक्यूटिव फ्रिंजेस कम्स क्लोजर। भाई कंसेक्यूटिव फ्रिंजेस के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसी को हम लोग फ्रिंज विड्थ बोलते हैं। फ्रिंज विड्थ चाहे ब्राइट का हो चाहे डार्क का हो, और हम तो कह रहे हैं कि वो विड्थ चाहे सेंट्रल मैक्सिमा का हो, सब कुछ सेम था। विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा सब तीनों सेम होते हैं आपस में, कितना होता है लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी होता है, ठीक है। दो कंसेक्यूटिव ब्राइट दो कंसेक्यूटिव डार्क, या फिर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा की बात करें तो बिल्कुल सेम होता है, और वो होता है किसके इक्वल, लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी के बराबर। लिखा है कि अगर हम लोग एक ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में चले जाएं, ध्यान रखने लायक बात क्या है कि जो म्यू होता है वो लैम्डा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, वेव ऑप्टिक्स में रे ऑप्टिक्स में खूब भयानक इसका यूज करते हैं। देखते हैं अगर हम लोग एक डेंसर मीडियम में चले गए तब तो म्यू का वैल्यू बढ़ गया, म्यू का वैल्यू बढ़ेगा तो पक्के से लैम्डा घटेगा। कैपिटल डी स्मॉल डी सबको सेम रहेगा भाई। सेटअप में कैपिटल डी क्या था, डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन, वो तो वही है, डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स वही है, तो अगर लैम्डा घटेगा तो पक्के से जो फ्रिंज विड्थ होगा वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। क्वेश्चन में क्या लिखा है कि वो क्लोजर आ जाते हैं, ठीक है, कम्स क्लोजर, तो बिल्कुल ठीक बात लिखा हुआ है भाई कि अगर भाई बीटा घट गया तो फ्रिंजेस पास पास ही तो आ गई ना, तो कम्स क्लोजर हो जाएगा। अब देखते हैं कि जो हम लोग इसको सही बोलने के लिए जो भी लॉजिक लगाए हैं, क्या वही लॉजिक रीजन में लिखा है। अगर वही लॉजिक लिखा होगा तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा, नहीं लिखा होगा तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं होगा। लिखा है द स्पीड ऑफ लाइट रिड्यूसेस इन एन ऑप्टिकल डेंसर मीडियम देन एयर व्हाइल इट्स फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज। बिल्कुल ठीक बात है भाई, क्यों, क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी होता है, पहली बात एकदम ध्यान रखेंगे ना, फ्रीक्वेंसी जो है वो हार्डकोर सोर्स की प्रॉपर्टी है, मतलब फ्रीक्वेंसी तब तक नहीं बदलता जब तक हम सोर्स नहीं बदले, सोर्स फिक्स तो फ्रीक्वेंसी फिक्स, ध्यान रखेंगे। अच्छा, म्यू इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, सी बाई वी, एंड v इज स्पीड इज नथिंग बट फ्रीक्वेंसी इनटू लैम्डा। भाई फ्रीक्वेंसी तो बदला नहीं क्योंकि सोर्स को हम फिक्स रखे हैं, तो अगर हम स्पीड बदलेंगे तो लैम्डा बदलेगा, और यही तो हुआ है, c तो फिक्स है, म्यू को हम जैसे ही चेंज कर रहे हैं वैसे वैसे ही तो v बदला है, और क्लियरली म्यू बढ़ा है v घटा है। यही रीजन है कि भाई v f तो फिक्स है ना, तो v और लैम्डा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गए, तो स्पीड घटा है तभी लैम्डा घटा है, और तभी जो फ्रिंज विड्थ है वो भी घटा है। तो बिल्कुल सही बात है, रीजन भी ठीक है, और रीजन में वही रीजन है, वही कारण है जिसकी वजह से हम असर्शन को ठीक बोले हैं, इसीलिए असर्शन रीजन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है भाई, ठीक है ना। तो दोनों ट्रू है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, मतलब इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट ठीक हो जाएगा। क्लियर है ना, आगे बढ़ रहे हैं। इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं एक बार। लिखा हुआ टू स्फेरिकल बॉडीज ऑफ सेम मटेरियल, सेम मटेरियल के हैं भाई, अच्छा ओके, सेम मटेरियल के हैं, रेडियस दे दिया गया, ठीक है, प्लेस्ड इन द सेम एटमॉस्फेयर, ठीक है, टी नॉट वगैरह सेम हो, द टेंपरेचर ऑफ द स्मॉलर बॉडी इज दिस, द टेंपरेचर ऑफ द बिगर बॉडी इज दिस, if the energy radiated from the smaller body is E, then the energy radiated from the bigger body assume effect of surrounding is negligible। okay, ठीक है, पहली बात ये ध्यान रखेंगे, जैसे बच्चे कई बार पूछ रहे हैं कि सर यहाँ पे तो आप एनर्जी दिया हुआ है, तो ध्यान रखना है भाई, ऐसे केस हम लोग ये मान के चल रहे हैं। पहली बात हम लोग शुरुआत कर रहे हैं इमिसिव पावर के फॉर्मूले से। इमिसिव पावर का फॉर्मूला क्या होता है, dq बाई ए डी टी इज इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा टी टू द पावर 4। पहली बात ये किसके लिए है, ये है ब्लैक बॉडी के लिए। क्वेश्चन में ब्लैक बॉडी लिखा है नहीं, जनरल बॉडी लिखा है, जनरल बॉडी के लिए ई से मल्टीप्लाई कर देते, जहां पे ई इमिसिविटी है, इमिसिविटी मेटेरियलिस्टिक प्रॉपर्टी, मटेरियल सेम है तो इमिसिविटी सेम होगा। अगर हम लोग यहाँ से डी क्यू बाई डी टी पर ध्यान दें, पहले हम फॉर्मूला बना रहे हैं अच्छे से, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा ए ई सिग्मा टी टू दी पावर 4। ध्यान देने लायक बात थी ये कि प्रश्न में जो दिया गया वो इसी का वैल्यू है, ठीक है, तो इसी को हम लोग कैपिटल ई या कुछ कुछ लिख रहे हैं, ऐसे अगर हम स्मॉलर बॉडी के लिए लिखे तो यही है कैपिटल ई, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इस चैप्टर में डी क्यू बाई डी टी के करेस्पॉन्डिंग चली जा रही है बात को, तो ये ख्याल रखना है, ठीक है। अब काइंड ऑफ रटने जैसा हो गया ना ये, तो ध्यान ही रखना पड़ेगा हम लोगों को, तो ये कैपिटल ई का वैल्यू है।
अब कुछ करना नहीं, स्मॉलर बॉडी का कैपिटल ई है, तो बोला जा रहा है बिगर बॉडी का क्या होगा, शुरुआत करते हैं, दोनों चीज के रेशियो लिखते हैं ना, स्मॉलर का ई, बड़े वाले का पता करें तो उसको हम ई प्राइम मान लेते हैं, दोनों का ई सिग्मा सेम होगा, जहां पे सिग्मा स्टीफन्स कांस्टेंट है 5.67 × 10⁻⁸ होता है इसका वैल्यू, खैर इतनी आवश्यकता नहीं थी क्योंकि दोनों के लिए कट जाएगा, कई बार सिग्मा कट ही जाता है, ठीक है। इमिसिविटी मैट्रिस्टिक प्रॉपर्टी, दोनों मटेरियल सेम है तो ई भी कट जाएगा, तो क्लियरली हम ए टी की पावर 4 का रेशियो लेने वाले हैं। अगर हम स्फेरिकल बॉडी की बात करें तो एरिया क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्मॉल वाले का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई आर बिग वाले का स्क्वायर इनटू टेम्परेचर स्मॉल वाले की पावर 4, टेम्परेचर बिग वाले का पावर 4, 4 पाई कट जाएगा, ध्यान रखेंगे टेम्परेचर मस्ट बी इन केल्विन। शुरुआत कर रहे हैं हम, रेडियस के लिए दिया गया है, जो स्मॉल वाला है उसका रेडियस दिया गया 0.2, तो 0.2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 0.8 का स्क्वायर इनटू स्मॉल वाले का टेम्परेचर, स्मॉल वाले का टेम्परेचर है 800 की पावर 4 डिवाइडेड बाई बिग वाले का जो टेम्परेचर वो दे दिया गया 400 पूरे की पावर 4, ध्यान देते हैं ना, यहाँ कितना आएगा, अगर हम इसको कट कर दें, अभी हम होल स्क्वायर पूरे पर एक साथ लगा दे रहे हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/4, स्क्वायर कर देंगे तो 1/16, ठीक है ना, 1/16, ध्यान देंगे, यहाँ कट करेंगे 2 की पावर 4 करेंगे तो ये भी 16, कट कुटा गया तो क्लियरली 1 आया, मतलब E बाई ई प्राइम आया 1, तो क्लियरली जो E बाई ई प्राइम आया 1, तो क्लियरली जो E प्राइम या E डैश का वैल्यू सिंपल क्या आ जाएगा, E आएगा, E क्लियर ना, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर सेकंड आ जाएगा, क्लियर है, आगे बढ़ रहे हैं। एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, लिखा हुआ एन अमाउंट ऑफ आइस ऑफ मास दिस एंड टेम्परेचर दिस इज ट्रांसफॉर्म टू वेपर ऑफ टेम्परेचर दिस बाय अप्लाइंग हीट, द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड फॉर दिस, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, मतलब कैलोरीमेट्री का एकदम फंडामेंटल क्वेश्चन है, ये ध्यान रखने लायक बात थी कैलोरीमेट्री के दौरान कि जब टेम्परेचर बदलता है तो स्टेट नहीं बदलता, और जब स्टेट बदलता है तो टेम्परेचर नहीं बदलता, एक बार में एक ही चीज का चेंज होगा, उस अकॉर्डिंग अप्रोच करना शुरू करते हैं ना। सबसे पहले क्या ले, पहले हम लोग के पास क्या है, आइस है, कितने पर, -10 डिग्री सेल्सियस पे हीट देंगे, तो पहले ये आइस ही रहेगा, बन जाएगा 0 का, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस पर ही आइस से वाटर में वो कन्वर्ट होता है, तो कन्वर्ट हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पे, स्टेट बदला है तो टेम्परेचर नहीं बदलेगा, ठीक है ना। फिर क्या बन जाएगा, वाटर 0 से वाटर 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा, ठीक है। फिर अब टेम्परेचर बदला तो स्टेट नहीं बदले थे, अब दोबारा स्टीम, अरे वाटर हो चुका है 100 का, तो अब ये बनेगा स्टीम 100 का, तो ये बन जाएगा स्टीम 100 डिग्री सेल्सियस पर, फिर हम इसको हीट देंगे तो अब इसका फिर से टेम्परेचर चेंज होगा, क्योंकि हम लोगों को कहां तक जाना है, 110 तक जाना है, ठीक है ना, तो अब ये बन जाएगा 110 डिग्री सेल्सियस का क्या, स्टीम बन जाएगा, ठीक है, बस अब हम प्रोसेस लिख चुके हैं। अब जब स्टेट बदलेगा तो ml, और जब भी टेम्परेचर बदलेगा तो ms डेल्टा टी, चालू कर रहे हैं ना, हम करें सब में m आएगा तो हम m का सबसे आखिरी मल्टीप्लाई करेंगे ना, यहाँ लगाते हैं। s के वैल्यू की बात करें, स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस, m कॉमन, अच्छा चलो पहले लिख देते हैं, कंफ्यूजन लगोगे सब, ठीक है। जब भी टेम्परेचर चेंज होगा तो ms डेल्टा टी, और जब भी स्टेट चेंज होगा तो हम लोग क्या लगाएंगे, ml, m की जगह पे 10 की पावर -3, स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस कितना है 2100 इनटू चेंज ऑफ टेम्परेचर 0 -10, तो 0 -10 होगा तो यहाँ पे +10 आ जाएगा, हम लिख दे रहे हैं लेकिन ये ध्यान रखेंगे, ठीक है ना, तो बहुत बेसिक सा मिस्टेक है, कई बार बच्चा यहाँ नेगेटिव लिख देता है, नेगेटिव नहीं आएगा भाई, फाइनल मैथ्स इंसल्ट करेंगे तो ऐसा कुछ रहेगा। यहाँ स्टेट बदला है तो यहाँ पे हम लोग क्या लगा लेंगे, ml 10 की पावर -3 इनटू आइस से वाटर गया है, आइस से वाटर लेटेंट हीट ऑफ आइस कितना है 3.35 इनटू में 10 की पावर 5 है ना, यहाँ देखते हैं, यहाँ बदला है टेम्परेचर, क्या लगाएंगे फॉर्मूला 10 टू द पावर -3 स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर 4200 दिया हुआ है, ठीक है ना, 4200 नहीं सॉरी 4200 नहीं दिया, वैसे तो यही होता है, लेकिन ठीक है जो दिया हम लोग वो यूज कर रहे थे, 4180 इनटू चेंज ऑफ टेम्परेचर कितना हो जाएगा 100 ms डेल्टा टी। अब यहाँ लगा ले रहे हैं भाई, फिर से स्टेट बदला ml, m की जगह पे 10 की पावर -3, और अब लैटेंट हीट ऑफ स्टीम की बात करेंगे 2.25 इंटू 10 की पावर 6, 2.25 इंटू में 10 की पावर 6, एंड अगेन फिर यहाँ लगाएंगे हम लोग m की जगह पर 10 की पावर -3 इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ स्टीम 1920 इंटू में 10, मल्टीप्लाई चालू करते हैं भाई, 3 जीरो से कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा 21 आ गया। इसकी बात करेंगे अगर तो याद आएगा कितना 10 की पावर 2 बचेगा, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 335 आ जाएगा ये। फिर हम लोग देखेंगे ये वाला इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 3 जीरो से खत्म हो जाएगा तो याद आएगा कितना 418 आ जाएगा। फिर यहाँ देखेंगे तो याद आएगा कितना 10 की पावर 3 बचेगा, मल्टीप्लाई करेंगे 2250 आ जाएगा। फिर यहाँ देखेंगे तो ये कटेगा, इसके साथ एक जीरो बचेगा, मतलब 19.2 आ जाएगा, क्लियर है 19.2, ठीक है। तक अब ऐड करना है भाई, ऐड करना शुरू कर देते हैं हम, कैसे कैसे ऐड किया जाए, 5 1 6 3 2 5 356, 356 में अगर हम लोग 418 ऐड कर दें तो यहाँ मिल जाएगा 8 6 14 5 1 6 1 7 4 3 7 774 आ गया, ठीक है 774 आ गया, यहाँ तक जुड़ चुका है। अब उसमें हम लोग 2250 जोड़ देते हैं, 2250 4
7 5 12 7 2 9 और 1 0 और ये 3 3 0 2 4 और फिर 19.2 जोड़ देते हैं 19.2 लगभग 20 कर देते हैं लगभग 20 जोड़ेंगे तो 3044 आ जाएगा 3044 के आसपास 3044 मतलब क्लियरली इसका ऑप्शन नंबर सेकंड आ जाएगा क्लियर ना तो बहुत ज्यादा अप्रोक्सीमेशन लेके नहीं चल सकते लेकिन ठीक है भाई नियर में तो यही दिख रहा है आगे बढ़ते हैं ना इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं एक बार लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम हैज द ऑर्बिटल रेडियस ऑफ 5.3 into 10⁻11 मीटर while that for the electron in the third excited state is 8.48 into 10⁻10 the ratio of de Broglie wavelength of electron in the ground state to that in the excited state ठीक है शुरुआत करते हैं भाई सबसे पहले हाइड्रोजन वगैरह की बात कर रहे हैं बोर एटॉमिक मॉडल लगाएंगे और डी ब्रॉगली वेवलेंथ के बारे में सोचेंगे बोर एटॉमिक मॉडल में हम लोगों के पास दो ही इक्वेशन था एक तो ये था कि mvr is equals to nh/2 और एक था हम लोगों का फॉर्मूला क्या कि mv स्क्वायर बाई r इज इक्वल्स टू क्या था k ZE इनटू में E डिवाइडेड बाई R स्क्वायर सेंट्रीपिटल फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से मिलेगा एक तो ये था और एक ये था ध्यान देते हैं लैम्डा इज इक्वल्स टू क्या होता है भाई h/mv तो अच्छा है कि हम इसी इक्वेशन शुरुआत करते हैं ना भगाते हैं उसको उधर 2 पाई r इधर n डिनोमिनेटर में तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा h बाई mv के बराबर आ जाएगा यहाँ रख देते हैं तो क्लियरली लैम्डा का वैल्यू क्या मिल जाएगा 2 पाई r डिवाइडेड बाई n ये h/mv की वैल्यू आ गई तो ये लैम्डा का फॉर्मूला है ठीक है जैसे ना बच्चा यहाँ काउंटर करता है कि सर एक मिनट एक बात बताइए कि ये क्यों लगा रहे हैं यही क्यों नहीं रहने देते तो रखा सकते थे लगा सकते थे अगर क्वेश्चन में स्पीड वगैरह दिया होता लेकिन अब दिख रहा है कि एच भी रखना पड़ता एम भी रखना पड़ता ऐसा नहीं है कि वी निकाल नहीं सकते भाई निकाल तो सकते हैं इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट एक्साइटेड ये भी निकाल सकते हैं एक्साइटेड या कोई भी स्टेट होता सब में निकाले थे क्यों क्योंकि स्पीड का फॉर्मूला हमको पता है कि c बाई 137 इंटू जेड बाई एन होता है लेकिन बात ये है ना कि नोन क्वांटिटी साथ से जाएंगे ना जब हमको r पता ही है तो हम क्यों इतना कॉम्प्लिकेटेड सोचे कि v पता लगाएं m रखें h रखें मल्टीप्लाई करें तो हम लोग इसका अप्रोच करें तो ध्यान रखने लायक बात थी कि चूंकि r दिया है इसलिए हम यहाँ से कन्वर्ट करके ये लेके आए हैं एंड बाकी कैलकुलेशन करने लायक है कुछ कहानी है व नहीं देखते लैम्डा सबसे पहले क्या बोला गया इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट डिवाइडेड बाई लैम्डा थर्ड एक्साइटेड है थर्ड एक्साइटेड मतलब जितना भी एक्साइटेड होता है n का वैल्यू उससे एक ज्यादा होगा थर्ड एक्साइटेड मतलब ये फोर्थ ऑर्बिट हो जाएगा ठीक है यहाँ रखते हैं भाई जैसे ही रेशियो लेंगे तो 2 पाई कट गया रेडियस इन द ग्राउंड स्टेट कितना दिया हुआ है 5.3 इंटू 10 की पावर -11 डिवाइडेड बाई n की जगह पे 1 फिर थर्ड एक्साइटेड स्टेट में r का वैल्यू दिया हुआ है 8.48 इंटू 10 की पावर माइनस में 10 डिवाइडेड बाई n की जगह पे 4 रख देते हैं भाई ऊपर चलेगा 4 कितना आएगा 4 इंटू 5.3 इंटू 10 की पावर -11 बाई 8.48 इंटू 10 की पावर -10 ध्यान देते हैं ना ये जब ऊपर जाएगा 10 की पावर +10 हो जाएगा -11 + 10 करेंगे अगर तब तो -1 बचेगा वहां पे 4 5 जा 20 है ना अगर हम लोग ध्यान से देखें क्या मिलेगा 4 3 जा 12 1 कैरी 4 5 जा 20 2 1 2 आ जाएगा 2 1 2 यहाँ पे लगेगा लेकिन चूंकि 10 की पावर -1 है तो हम इधर खिसका दे रहे हैं 2.12 डिवाइडेड बाई 8.48 अगर हम इसको कट कर दे तो आ जाएगा कितना 1/4 अब 1/4 तो कोई ऑप्शन भी नहीं है इसका मतलब कि चूंकि ये ऐसा किए होंगे कि ग्राउंड का थर्ड एक्साइटेड रेशियो ना लेकर के थर्ड एक्साइटेड का ग्राउंड से लिए होंगे तो उल्टा पुल्टा कर देंगे उल्टा पुल्टा हर जगह पलट गया होगा इसलिए इसका ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा फर्स्ट आ जाएगा ध्यान रखेंगे अगर यहीं पे 1/4 भी होता इसी ऑप्शन में तो 1/4 मोर करेक्ट होता चूंकि 1/4 नहीं है इसलिए फिर हम 4 के साथ गए ध्यान रखना है क्लियर है ना आगे बढ़ रहे हैं एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं लिखा हुआ इन द डायग्राम गिवन बिलो देयर आर 3 लेंसेज फॉर्म्ड कंसीडरिंग नेग्लिजिबल थिकनेस ऑफ ईच ऑफ देम एज कंपेयर्ड टू r1 r2 मॉड लगा है जी ना मॉड है गलती से ब्रैकेट बन गया है दैट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर अपर एंड लोअर सरफेस अच्छा अपर वाले का रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो दे दिया गया है मॉड ऑफ r1 और लोअर सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर दे दिया गया है मॉड ऑफ r2 पूछा जा रहा है द पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन ठीक है शुरुआत करते हैं भाई पावर कॉम्बिनेशन का पूछा जा रहा है मतलब पी करंट पूछा जा रहा है पी करंट क्या होगा P1 प्लस P2 प्लस P3 क्योंकि हम लोग को साफ साफ दिखना चाहिए कि एक लेंस हम लोग का प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस एक है कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस और एक है प्लेनो कॉनकेव लेंस ठीक है तो कुल 3 लेंस है तो 3 बार पावर लिख दिया लेंस के केस में जो पावर होता है वो 1 फोकल लेंथ के बराबर होता है तो 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 मतलब हम लोग को 3 फोकल लेंथ निकाल करके सॉल्व कर लेना है भाई अगर हम लोग लेंस के फोकल लेंथ के फॉर्मूले पर जाएं तो फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल्स टू μl बाई μm माइनस 1/r1 माइनस 1/r2 सबसे पहली बात ये है कि जैसे बच्चा ये सोच सकता है कि सर एक मिनट सर हम लोग तो μ2 बाई μ1 पढ़े तो भी ठीक है μ2 और μ1 के हिसाब से अगर हम लोग चलें तो ऊपर रखते थे μ2 नीचे रखते थे μ1 लेकिन इस फॉर्मूले में ज़्यादा अच्छा ये है कि हम लोगों को पता चल जाएगा कि लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहाँ रखना है और मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहाँ रखना है वैसे वाली बातचीत है ठीक है अच्छा
अब हम थोड़ी बात को आगे बढ़ा रहे हैं। भाई हम लोग ये जो मीडियम रखते हैं, जब भी कॉम्बिनेशन वाला क्वेश्चन आता है ना, तो सबका फोकल लेंथ हम लोग निकालते हैं उस मीडियम के हिसाब से जिसमें हम लोगों को इक्विवेलेंट को रखना है। कुछ नहीं बोला गया, मतलब इक्विवेलेंट को हम लोग को एयर में रखना है, तो सबका इंडिविजुअल फोकल लेंथ हम निकालेंगे एयर में एंड देन उसको यहाँ पुट कर देंगे, सॉल्व करेंगे, तुरंत आंसर आ जाएगा। ठीक है, शुरुआत करते हैं। पहले एक बार सबका फोकल लेंथ निकाल लेते हैं। 1/f1 पहले वाले के लिए क्या लिख लेंगे, 4/3 माइनस में 1। पहले सरफेस की बात करेंगे तो प्लेन सरफेस है भाई, प्लेन सरफेस का टेम्परेचर इन्फिनिटी, समथिंग बाई इन्फिनिटी लिख लेंगे, समथिंग बाई इन्फिनिटी तो जीरो ही हो जाएगा, फिर माइनस 1/r2 की बात करेंगे, ये जो r2 है वो r1 का काम करेगा। भाई रे सामने से आ रहा होगा ऐसे, अगर ऑप्टिक सेंटर यहाँ है तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर तो ऊपर होगा, ऑप्टिक सेंटर इधर जाएंगे तो इंसिडेंट रे के तो अपोजिट जा रहे हैं, तो हम लोग क्या रखेंगे, माइनस, एक माइनस पहले था तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे सिंपल क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ r1। इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई कर लें तो यहाँ से हम लोगों को दिखेगा कि भैया जो 1/f1 है इसका वैल्यू आ जाएगा 1/3 इंटू में, ये तो 1/mod ऑफ r1 ही चलेगा, तो 1/3 प्लस में 1/mod ऑफ r1। ठीक है, अगले वाले का फोकल लेंथ पता लगाते हैं। 1/f3 इज इक्वल्स टू, अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास 3/2/1 करेंगे तो 3/2 ही रहेगा, माइनस में 1। अब इसकी बात करते हैं, पहले वाले का कर्वेचर r1 दिया हुआ है, सेंटर इधर होगा, ऑप्टिक सेंटर ये रहा, यहाँ से अगर हम लोग चलेंगे इधर की ओर तो फिर से भाई इंसिडेंट रे के अपोजिट जाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, तो यहाँ लिख लेंगे -1/mod ऑफ r1, फॉर्मूले का नेगेटिव, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर भी इधर ही होगा, सेंटर भी इधर ही होगा, तो हम लोग ऑप्टिक सेंटर इधर जाएंगे तो फिर से नेगेटिव, और नेगेटिव नेगेटिव यहाँ क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, तो 1/mod ऑफ r2 हो जाएगा यहाँ तक। ठीक है, इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते, वैल्यू कितना आ जाएगा, 1/2 माइनस में 1/mod ऑफ r1 और प्लस में 1/mod ऑफ r2, इसको ना एज इट इज चलने देते हैं। ठीक है, थर्ड और फाइनल लेंस की बात करते हैं। अगर हम लोग इसकी बात करें तो क्या लिख लेंगे हम लोग यहाँ पे 1/f2 चल रहा होगा, सॉरी 1/f2 ना। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं 1/f3 की, थर्ड वाले की बात करेंगे। ये अगेन वाटर फिर से वही 4/3 बाई में 1 माइनस में 1। इसकी बात करेंगे तो 1/, इस वाले का सेंटर जो इधर होगा, रे आ रहा है इधर, हम लोग ऑप्टिक सेंटर से ऊपर जाएंगे तो अगेन नेगेटिव रखेंगे, क्या लिख लेंगे, माइनस में 1/mod ऑफ r2। आगे जाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वहाँ पे माइनस लिखे प्लस लिखे, भाई प्लेन सरफेस फिर से आ गया तो समथिंग बाय इन्फिनिटी तो वापस जीरो बन जाएगा, जैसे यहाँ बन गया था जीरो, तो यहाँ पे सिंपली क्या आएगा, 1/f3 का जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा 1/3, माइनस को हम आगे लगा दे रहे हैं, तो 1/mod ऑफ क्या हो जाएगा, r2। ठीक, सबको रख करके एक बार जोड़ते हैं ना, सारी वैल्यूज जो लिखी गई हैं उनको जोड़ना शुरू करते हैं। देखते हैं एक बार, पहले वाले की बात करते हैं, 1/f1 ये रहा, क्या लिख लेंगे, 1/3 mod ऑफ r1। ठीक, प्लस f2 की बात करते हैं, भाई यहाँ पे क्या है 1/2, हम कह रहे हैं इसको आगे पीछे लिख लेते हैं, क्या लिख लेंगे, 1/mod ऑफ r2 और फिर माइनस में 1/, और हम तो कह रहे हैं 1/2 का अंदर मल्टीप्लाई भी कर देते हैं ना, क्या लिखेंगे, प्लस 1/2, ध्यान देना 1/mod ऑफ r2, और अगर हम 2 का अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये नेगेटिव आएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस 1/2 1/mod ऑफ r1। ठीक, ये हो गया हम लोग का f2। f3 की बात करेंगे तो माइनस 1/3 1/mod ऑफ r2। ठीक ना, अब देखते हैं क्या दिख रहा है हम लोगों को साफ साफ, यहाँ से यहाँ दिख रहा है कि अगर हम लोग यहाँ से क्या कॉमन ले लें, यहाँ से कॉमन क्या लिया जा सकता है, ऐसा करते हैं, हाँ नहीं ऐसा नहीं कर सकते हैं, ऐसा करते हैं r1 वाला टर्म एक तरफ, r2 वाला टर्म एक तरफ कर लेते हैं, तो इन दोनों को एक साथ ले लेते हैं, तो क्या होगा, एलसीएम लेंगे अगर तो 6 mod ऑफ r1, यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा माइनस में 3। ठीक है ना, इसकी बात करेंगे हम लोग, इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 mod ऑफ r2, इन दोनों का ना सेकंड और फोर्थ वाले का एलसीएम ले रहे हैं, यहाँ पे आ जाएगा 3, यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस में 1/6 mod ऑफ r1 और यहाँ आ जाएगा प्लस में 1/6 mod ऑफ r2। क्लियरली हम लोग को दिखना चाहिए कि 1/6 कॉमन लिया जा सकता है, और हम तो कह रहे हैं कि 1/6 को ही क्यों, ऐसा करते हैं 1/6 कॉमन, हाँ माइनस 1/6 भी कॉमन ले सकते हैं, हर जगह दिख रहा है ब्रैकेट में mod ऑफ r1 है तो पॉजिटिव, तो ऐसा करते हैं माइनस 1/6 कॉमन ले लेते हैं, तो क्या आ जाएगा 1/mod ऑफ r1 और फिर माइनस 1/mod ऑफ r2, तो ये आएगा, और इस तरीके से हम लोग को कौन सा ऑप्शन दिखेगा, इसका ऑप्शन नंबर सेकंड आ जाएगा। क्लियर है ना, आगे बढ़ रहे हैं, एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। लिखा है इलेक्ट्रॉन इज मेड टू इंटर सिमेट्रिकली बिटवीन टू पैरेलल एंड इक्वली बट अपोजिटली चार्ज मेटल प्लेट ईच ऑफ 10 सेंटीमीटर लेंथ
the electron emerges out of the filled region with a horizontal component of velocity 10 के power 6 meter per second if the magnitude of the electric field होगा यहाँ पे electric field between the plates is this then the vertical component of velocity of the electron। ठीक है देखते हैं एक बार क्या हो रहा है कि हम लोगों से बोला गया कि दो प्लेट्स हैं, ऐसा कुछ मान लेते हैं कि इस प्लेट पर जो है वो पॉजिटिव 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 चार्ज फैला हुआ है, जबकि जो दूसरा वाला प्लेट है उस पर नेगेटिव चार्ज फैला हुआ। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां होता है भाई, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, मतलब पॉजिटिव टू नेगेटिव होगा। जो फोर्स लगेगा इलेक्ट्रॉन पर, इलेक्ट्रॉन चूंकि नेगेटिवली चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर है, तो जो इलेक्ट्रॉन होता है वो चूंकि नेगेटिव चार्ज है तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का पोजिटिव फोर्स लगेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा नीचे, तो जो फोर्स लग जाएगा वो लग जाएगा ऊपर की ओर। अब इसके पास हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, लेकिन जब ये फोर्स ऊपर की ओर लग रहा होगा तो ऐसा कुछ निकलेगा बाहर, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कुछ ना कुछ है, यहाँ पे कुछ ना कुछ उसकी वर्टिकल वेलोसिटी होगी। हम लोगों से प्रश्न में यही पूछा जा रहा है कि उसकी वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो कितना होगा। लेट्स हम लोग उसको वी वाई मान लेते हैं, यही हम लोग का टास्क है। क्वेश्चन में वी एक्स दिया हुआ है। अब यहाँ पे पहला प्रश्न तो ये आता है कि सर क्या ये वी एक्स नहीं बदलेगा? नहीं बदलेगा भाई, जिस स्पीड से थ्रो करेंगे वही स्पीड रहेगा। क्यों? क्योंकि फोर्स लग रहा है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो वो हॉरिजॉन्टल फोर्स को बिल्कुल चेंज नहीं करता है। परपेंडिकुलर वेक्टर्स एक दूसरे पर कोई इंपैक्ट नहीं डालते हैं भाई। तो चूंकि फोर्स इधर लग रहा है तो x में तो वेलोसिटी जो था वही रहेगा, तो कितना था, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का वेलोसिटी 10 की पावर 6 मीटर पर सेकंड था, तो फाइनली भी यही रहेगा। अगर इस प्रश्न पूछा जाता है कि भैया फाइनल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितना होगा, तब तो यही मार्क कर देते। ठीक है, चलते हैं भाई। अच्छा, सबसे पहले ये देखते हैं कि कितना समय लगेगा इस पार्टिकल को बाहर आने में। हम लोग ऐसा करते हैं ना, अलोंग एक्स एक्सिस चलते हैं, अलोंग एक्स एक्सिस एक बार बात करते हैं। अगर हम लोग एक्स एक्सिस के अलोंग चलेंगे, ध्यान देना, तो क्या है कहानी कि बोले सर एक्स एक्सिस के अलोंग अगर चला जाए तो भाई एक बात तो तय है, हम लोग लगाते हैं कौन सा इक्वेशन लगा लेते हैं, सेकंड इक्वेशन, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो चूंकि x के अलोंग लिख रहे हैं तो सब कुछ x लिख लिया। ठीक है, x के अलोंग कोई फोर्स नहीं है तो एक्सलेशन भी जीरो हो जाएगा। x कितना है उस प्लेट का लेंथ, तो लेंथ दे दिया क्वेश्चन में कितना है 10 सेंटीमीटर। तो हम लोग यहाँ पुट कर दे तो 10 डिवाइडेड बाई 100 ताकि सेंटीमीटर को मीटर बदल ले। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है कितना 10 की पावर 6 इनटू में लगने वाला समय लेट से t। ठीक है ना, अपॉन में जाएगा तो यहाँ से 1 0 कटा, तो जो t का वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा 1 बाई एक 10 पहले से 10 की पावर 6 और तो 10 की पावर 7, तो जो टाइम का वैल्यू आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 10 टू द पावर माइनस सेकंड। ये आ गया हम लोगों का टाइम। क्लियर है? अच्छा, हम लोगों से क्या पूछा, हम लोगों से वर्टिकल कंपोनेंट का वेलोसिटी पूछा है। अब हम लोगों को क्या क्या पता है पहले हम लोग ये सोच लेते हैं। y के अलोंग लगने वाला एक्सेशन तो पता ही है भाई, तो हम लोग ऐसा करते हैं अलोंग y एक्सिस सोचना शुरू करते हैं। अच्छा क्या है, अच्छा ये है कि हम लोग v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी पहला इक्वेशन लगा ले। ठीक है, y के अलोंग तो वी वाई यू वाई और ए वाई टी। ठीक है, y के अलोंग कोई वेलोसिटी था नहीं, क्यों? क्योंकि पार्टिकल को इनिशियली हॉरिजॉन्टली थ्रो किया गया था, उसके पास केवल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट था कितना 10 की पावर 6, तो वर्टिकल कंपोनेंट था नहीं, तो यू वाई जीरो। अब प्रश्न है कि सर ए वाई कितना है, अगर कहीं से निकल जाए ए वाई, टाइम पहले से ही पता, पुट कर देंगे जवाब आ जाएगा, यही प्रश्न है। अब ए वाई निकाला जाए, पहली बात भाई इलेक्ट्रोसिटी फोर्स कहाँ लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट ऊपर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है, ऑलरेडी बात की है हम लोग। तो क्या हो जाएगा, बोले फोर्स क्या होता है, फोर्स हो जाएगा Q इंटू ई। और अगर हम लोग न्यूटन के सेकंड लॉ से चलें तो हम लोग फोर्स को लिख सकते हैं ma, क्योंकि मास तो जो है उस पार्टिकल का वो कांस्टेंट है ही सही। ठीक है, तो a की बात करेंगे तो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा Q E डिवाइडेड बाई m चला गया अपॉन। क्लियर ना? अब Q की बात करते हैं 1.6 इलेक्ट्रॉन का चार्ज रख रहे हैं ना 10 की पावर माइनस 19, प्रश्न में दिया गया है, लेकिन वैसे भी हम लोग को याद, हम लोग डायरेक्ट रख रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं तो 9.1 वोल्ट पर सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को मीटर बदलेंगे, सेंटीमीटर चूंकि नीचे है तो यहाँ पे वोल्ट पर सेंटीमीटर, ये रहा सेंटीमीटर नीचे ना, और 1 सेंटीमीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/100 मीटर। तो यहाँ लिखेंगे 1/100, तो 100 चला गया ऊपर, ये ध्यान देना है ना, वोल्ट पर सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को लिखे 1/100, 100 चला गया ऊपर ताकि हमको एम सिस्टम मिल जाए, तो मीटर मिल गया नीचे। मास कितना है, मास है 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस में 31, 9.1 कट जाएगा, 1 माइनस 31 ऊपर जाएगा तो प्लस 31, 10 की पावर 2 हो जाएगा, क्योंकि 100 तो 10 की पावर 2 ना, 31 और 2 मिलकर 33, 33 अगर 19 में से चला, मतलब 19 को घटा दे 33 में से, तो जो एक्सेलरेशन का वैल्यू आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, वो आएगा 1.6 इंटू 10 की पावर 33 माइनस में 19, क्लियरली आ जाएगा ये 1.6 इंटू 10 की पावर 4 ये, और यहाँ से 2 में से 1 चला गया तो 1, ये बचेगा कितना 1.6 इंटू 10 की पावर 14। बस a का वैल्यू हम लोग रख देते हैं यहाँ पे, कितना है, ये है 1.6 इंटू 10 की पावर 14 इंटू टी की बात करेंगे तो 10 की पावर माइनस 7, तो जवाब कितना आ जाएगा 1.6 इंटू 10 की पावर 7 मीटर पर सेकेंड, 1.6 इंटू 10 की पावर 7 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, एक 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 16 बन जाएगा, मतलब इसका ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, थर्ड आ जाएगा। क्लियर है ना? आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, इसके लिए हम लोग किसी और ऐप में चल लेते हैं ताकि हम लोग वहां पे सारी जानकारी देख लें अच्छे से, तो वहां देखते हैं ना।
एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। लिखा विच ऑफ द फॉलोइंग रेजिस्टिविटी रो वर्सेस टेम्परेचर कर्व इज मोस्ट सुटेबल टू बी यूज्ड इन वायर बाउंड स्टैंडर्ड रेजिस्टर। जैसे किसी बच्चे को दिखना चाहिए था कि सर ये स्टैंडर्ड रेजिस्टर, तो स्टैंडर्ड रेजिस्टर जो होता है वो होता है नाइक्रोम का, नाइक्रोम के बने होते हैं, मैग्नीन के बने होते हैं, इन सब चीजों के बने होते हैं। अब जैसे ही किसी को ये याद आना चाहिए था तो भाई उसको तो बहुत कुछ है जो याद आ जाना चाहिए था। जैसे सबसे पहली बात कि इनका जो रेजिस्टेंस, क्योंकि पहली बात इनका जो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टिविटी होता है वो बहुत ही, जैसे अगर हम फिक्स वायर ले लें, फिक्स सर्टेन लेंथ ले लें, तो टेम्परेचर से ना नियरली इंडिपेंडेंट होता है, नियरली, और बहुत ही ना धीरे धीरे बढ़ेगा। अगर टेम्परेचर को हम बढ़ा रहे होते हैं तो रेजिस्टिविटी वगैरह में बहुत हल्का हल्का चेंज होगा। और ये तो सबसे अच्छी बात ये है कि ये तो एनसीईआरटी में सीधा ग्राफ बना करके ही दिया था। और अभी तक हम ये बात बोल रहे हैं, वापस से बात कहानी पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि एनसीईआरटी इतनी इंपॉर्टेंट है भाई कि एटलीस्ट एनसीईआरटी तो पढ़ पढ़ के ही रखेंगे भाई। कई सारे ग्राफ क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं और ये लगभग हर साल की स्टोरी है, कुछ ना कुछ इक्का दुक्का क्वेश्चन जरूर दिख जाता है। जैसे कोई बच्चा नीट के लिए, जेईई मेंस के लिए, आगे के लिए देख रहा है वीडियो को, तो जरूर इंपॉर्टेंट है भाई कि हल्का फुल्का जैसे एग्जांपल्स देख लें, ग्राफ देख लें, कुछ है थॉरली तो देख ही लेंगे। अगर बहुत इन डेप्थ नहीं पढ़ पा रहे तो भी थॉरली हल्का फुल्का तो देखते चलेंगे, ठीक है। हम एक बार वो वाला पेज दिखा देते हैं जहाँ पे है ये कहानी। अगर हम लोग करंट सिटी वाली बात करें तो ये तो लिटरली वहाँ पे करंट सिटी चैप्टर नंबर 3 की बात करें ना, पार्ट 1 क्लास 12th में, यहाँ वहाँ ये ग्राफ बना हुआ है। किसके किसके लिए? सबसे पहली बात ये बना हुआ किसके लिए? किसी भी मटेरियल के लिए, किसी भी सॉलिड के लिए। सॉलिड के केस में टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टिविटी बढ़ता है, लेकिन जल्दी जल्दी बढ़ता है, ठीक है। इसलिए जो ग्राफ है कुछ लगभग पैराबोला सा हल्का हल्का दिख रहा है ये। अगर नाइक्रोम वगैरह की बात कर रहे हैं तो उस केस में बढ़ेगा तो, लेकिन बहुत स्लोली स्लोली बढ़ता है और स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में फॉलो करेगा, ठीक है। और ये तो बड़ा यूनिक है भाई, सेमीकंडक्टर के केस में ऐसा होता है। क्यों? क्योंकि अगर याद आ रहा हो भाई, फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला अगर हम लोग लेके चल रहे हैं तो फॉर्मूले के नाम पे हम कुछ अलग नहीं बोलेंगे। फॉर्मूला वही जो हम लोगों को पहले से पता है, क्या कि ρ2 इज इक्वल्स टू ρ1 अंडर ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा T2 माइनस में T1। ये वही कहानी है, ठीक है। लेकिन इंपॉर्टेंट कहानी क्या है? इंपॉर्टेंट कहानी है ये कि अल्फा जो होता है वो होता है पॉजिटिव, किसके लिए? कंडक्टर्स के लिए। कोई भी कंडक्टर, कोई भी मटेरियल की बात कर, सॉलिड की बात कर रहा हूँ, सॉलिड मतलब कि जैसे इन सब की, जैसे कॉपर, आयरन, इन सब के केस में बात करें, ठीक है। और अल्फा जो होता है वो नेगेटिव होता है, किसके लिए? सेमीकंडक्टर्स के लिए। और इसका एग्जांपल क्या है? इसका एग्जांपल एकदम स्टैंडर्ड सिलिकॉन और जर्मेनियम वगैरह है, तो ध्यान रखेंगे। चूंकि अल्फा नेगेटिव है इसलिए इस केस में जब हम लोग टेम्परेचर को बढ़ा रहे होते हैं तो जो रेजिस्टिविटी होता है वो घटता है, जो रेजिस्टेंस होता है सर्टेन वायर का वो घटता है। जबकि कंडक्टर के केस में, कॉपर के केस में, इन सब चीजों के केस में टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेजिस्टिविटी बढ़ता है और जो रेजिस्टेंस है वो भी बढ़ जाता है। क्लियर ना? तो साफ साफ जिस बच्चे को ये ग्राफ याद होता उसके लिए तो सीधा वो डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया कि भैया स्टैंडर्ड जो रेजिस्टर्स होते हैं नाइक्रोम वगैरह के बने होते हैं, तो कंफर्म कौन सा ऑप्शन ठीक है? फर्स्ट ऑप्शन ठीक है ना। ये ध्यान रखेंगे कि इनका टेम्परेचर रेजिस्टिविटी से लगभग लगभग इंडिपेंडेंट होता है, बहुत धीरे धीरे बढ़ता है, इसलिए ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा। यहीं पर अगर कॉपर वगैरह का डिस्कशन होता तो ये बन जाता, अगर सेमीकंडक्टर का डिस्कशन होता तब ये सही बन जाता, ठीक है। तो ध्यान रखना है। क्लियर है ना? आगे बढ़ रहे हैं। इस क्वेश्चन के लिए थोड़ी ज्यादा जगह चाहिए तो हम लोग किसी और ऐप में चलते हैं, देखते हैं एक बार। यहाँ एक बार हम लोग क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ क्लोज ऑर्गन पाइप एंड एन ओपन ऑर्गन ट्यूब फिल्ड विद टू डिफरेंट गैसेस हैविंग सेम बल्क मॉडुलस। अच्छा, बल्क मॉडुलस दोनों का सेम दे दिया गया, ठीक है, बट डिफरेंट डेंसिटी ρ1 ρ2। अच्छा ठीक है, डेंसिटीज अलग अलग है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ नाइन्थ हार्मोनिक, नाइन्थ हार्मोनिक जो क्लोज ट्यूब का है, क्लोज ट्यूब का नाइन्थ हार्मोनिक और फोर्थ हार्मोनिक ऑफ ओपन ट्यूब, ठीक है ना, फोर्थ हार्मोनिक ऑफ ओपन ट्यूब, इसी से मार्क कर लेते हैं, ठीक है। लिखा है इफ द लेंथ ऑफ द क्लोज ट्यूब इज दिस, डेंसिटी का रेशियो दे दिया गया है, तो पूछा जा रहा है कि जो ओपन ट्यूब है उसका लेंथ कितना होगा। सबसे पहली बात, बहुत ना एकदम बेसिक चलते हैं ताकि हम लोग को पहले कुछ एक आइडिया लग जाए। सबसे पहले हम लोग क्लोज ट्यूब की बात करते हैं। अगर हम लोग क्लोज ट्यूब के साथ चलेंगे तो सबसे फंडामेंटल तो यही हो सकता है, ये वेव के आधे का भी आधा है भाई। कंप्लीट वेव क्या होता है? ये ऐसा सा कुछ होता, लेकिन ये यहाँ से केवल यहीं तक गया है तो आधे का भी आधा ही है। तो ये जो होगा, अगर हम लोग इसकी बात कर रहे हैं तो ये जो पूरा वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा? लैम्डा बाई में 4, और यही होगा लेंथ के इक्वल। तो हम लोग यहाँ से लैम्डा निकाल ले तो लैम्डा का वैल्यू क्या हो जाएगा? 4 इंटू एल। भाई स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ होता है। तो अगर हम लोग यहाँ से फ्रीक्वेंसी निकाल ले पहले वाले का तो सिंपल क्या आ जाएगा? v डिवाइडेड बाई में 4l, ठीक है। एक बार और करते हैं। अगर हम लोग इसी क्लोज ट्यूब में अगले वाले आर्टिकल की बात करें तो देखो कुछ ऐसा सा हो जाएगा कि भाई ये ऐसा इस तरीके से, ये ऐसा कुछ इस तरीके से ऐसा होगा, ठीक है। ये कितना होगा? ये होगा लैम्डा बाई 2, ये है लैम्डा बाई 4। पूरा जोड़ेंगे तो ओवरऑल जो लेंथ आएगा वो कितना जाएगा? 3 लैम्डा बाई 4। क्लियर है ना? अब ये काम करेगा लेंथ का, तो हम लोग यहाँ से लैम्डा निकाले तो सिंपल क्या आ जाएगा? 4l/3 v इज इक्वल टू, अगेन हम लोग f लैम्डा निकालेंगे तो पहला फ्रीक्वेंसी ये था। अगर हम लोग दूसरा फ्रीक्वेंसी निकाल लें तो वो आ जाएगा कितना? v बाई लैम्डा, लैम्डा की जगह पे 4l/3, तो ये कुछ ऐसा सा आ जाएगा। इसका मतलब पहले इसमें क्या मिला? v/4l, फिर मिला 3v/4l, फिर क्या मिलेगा? 5v/4l, फिर क्या मिलेगा? 7v/4l, मतलब ऐसे कुछ मिलेगा, ठीक है। इसमें ना ऑड हार्मोनिक मिलते हैं, ठीक है, जैसे फर्स्ट, थर्ड,
5th 7th एंड देन 9th, ऐसा कुछ मिलता जाएगा और हम लोगों को 9th हार्मोनिक से मतलब है। तो हम लोग 9th हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं तो वो कितना आ जाएगा, तो अगर हम लोग वो वाला लिख लेंगे फ्रीक्वेंसी तो वो कितना आ जाएगा, सिंपल वो आ जाएगा 9V डिवाइडेड बाई 4L। तो ये हम लोग बात कर लिए किसके लिए, क्लोज ऑर्गन पाइप के लिए, ठीक है ना। आगे चलते हैं, अगर हम लोग ओपन ऑर्गन पाइप लेकर के चले, ओपन के केस में, ओपन के केस में ये कुछ ऐसा सा बनेगा। सबसे फंडामेंटल तो यही होगा भाई, ये लैम्डा बाई 4, ये लैम्डा बाई 4, तो जो ओवरऑल लेंथ आएगा वो तो क्लियरली लैम्डा बाई 2 होगा। अब लैम्डा बाई 2 काम करेगा इस पूरे लेंथ के बराबर, तो हम लोग यहाँ पे L लिख लेंगे, तो लैम्डा का जो वैल्यू आएगा वो सिंपल कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 2L। अगर हम लोग स्पीड इज इक्वल टू लिखें फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी पहला वाला कितना आ जाएगा, V डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 2L हो जाएगा। ठीक, अच्छा अगर हम लोग इसका जस्ट अगला वाला पार्ट देखें, देखो कैसा दिखाई देगा तब वो, कि ये कुछ ऐसे, फिर ये ऐसे, सिमिलरली यहाँ पे ऐसा ऐसा कुछ हो जाएगा इस तरीके से। यहाँ देखेंगे कितना हो जाएगा, लैम्डा बाई 4, ये पूरा होगा लैम्डा बाई 2, ये होगा लैम्डा बाई 4, सबको जोड़ देंगे तो ये जो पूरा आएगा लैम्डा बाई 4 लैम्डा बाई 4 लैम्डा बाई 2 और लैम्डा बाई 2 और जोड़ेंगे तो पूरा पूरा किसके बराबर, लैम्डा के बराबर, और ये हो जाएगा हम लोग के लेंथ के बराबर, लेट्स से ये L बोल दे रहे, ठीक है। V इज इक्वल टू क्या लिख लेंगे, F इंटू लैम्डा। तो अगर हम सेकंड वाला फ्रीक्वेंसी देखेंगे अब तो कितना आ जाएगा, V बाई L। कंपैरिजन करने के लिए हम ऐसा करते हैं, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब क्या दिख रहा है, अब हम लोगों को ये दिख रहा है कि जब यहाँ पे पहला फ्रीक्वेंसी हम लोग देख रहे हैं तो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी कितना, V बाई 2L, सेकंड फ्रीक्वेंसी कितना है, 2V बाई 2L, V बाई 2L, 2V बाई 2L, 3V बाई 2L एंड सो ऑन। तो इस तरीके से कहानी चलती जाएगी। तो इसमें कोई भी हार्मोनिक मिस नहीं हो रहा है, यहाँ पे सारे हार्मोनिक मिलेंगे, ऑड भी इवन भी सब, ठीक है ना। तो अगर हम लोगों को यहाँ बोला गया, यहाँ साफ साफ हम लोगों से बोला गया कौन सा हार्मोनिक, फोर्थ हार्मोनिक। फोर्थ की बात करेंगे अगर, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ जो हो जाएगा वो कितना जाएगा, 4V बाई में 2L। ठीक, अब ये फ्रीक्वेंसीज आपस में इक्वल, यही बोला गया हम लोगों से प्रश्न में। प्रश्न हम लोगों से साफ साफ बोला गया कि फ्रीक्वेंसी ऑफ 9th हार्मोनिक आइडेंटिकल है 4th हार्मोनिक ऑफ ओपन ट्यूब के साथ, तो दोनों को इक्वल कर दे रहे हैं। 9V बाई 4L को 4V बाई 2L के, 9V बाई 4L को, 9V बाई 4L को किसके साथ इक्वल करेंगे, 4V बाई 2L के साथ, तो इक्वल कर देंगे 4V डिवाइडेड बाई 2L। क्लियर ना, दोनों के करस्पॉन्डिंग चल रहे हैं भाई, दोनों का बल्क मॉडुलस सेम है लेकिन डेंसिटी तो अलग अलग है ना, लेंथ भी अलग अलग है, तो इसको हम V1 V1 मान ले रहे हैं, इसको हम P2 V2 लिख ले रहे हैं, ठीक है। अब ध्यान देते हैं ना, 2 से कटेगा यहाँ पे 2, 4 2 जा 8, तो 9V1 इज इक्वल्स टू 8V2 इनटू में क्या आ जाएगा, L1 बाई में L2। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे कि ये वाला जो है हम लोग किसके लिखे हैं, क्लोज वाले के लिए लिखे हैं, ठीक है, क्लोज, और ये वाला जो लिखे हैं वो ओपन वाले के लिए लिखे हैं ना, ओपन। ठीक, अच्छा अगर हम लोग बेसिक कंटिन्यूएशन में है, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है भाई, स्पीड का फॉर्मूला तो अंडर रूट बीटा बाई रो है, स्पीड ऑफ साउंड के करेस्पॉन्डिंग ये फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। और यही बीटा, याद करो न्यूटन जी गलत बोले थे तो आइसोथर्मल प्रोसेस बोले तो बीटा की जगह पी लिख लिए थे, लाप्लास करेक्शन हुआ था, एडियाबेटिक प्रोसेस हुआ था तो बीटा की जगह पे गामा पी लिख लेते, ठीक है। तो वही वाला ही है, रखते हैं 9, यहाँ पे क्या लिख लेंगे, बीटा बाई में रो 1 इज इक्वल्स टू 8 अंडर रूट में बीटा बाई में रो 2 और इनटू में क्या चल रहा है, L1 बाई L2 चलेगा। ठीक, रूट बीटा कट जाएगा क्योंकि बल्क मॉडुलस सेम है, क्वेश्चन में साफ साफ हम लोगों से बोला गया था कि दोनों का बल्क मॉडुलस जो है वो सेम है, ठीक है। अच्छा फिर और भी हम लोग यहाँ से देख लेते डेटा कि क्लोज वाले का लेंथ दे दिया गया 10 सेंटीमीटर, ठीक है, क्लोज वाले का लेंथ 10 सेंटीमीटर है और डेंसिटी का रेशियो 1:16 है। क्लोज वाले का लेंथ दे दिया गया मतलब L1 का वैल्यू 10 सेंटीमीटर, अब रख रहे हैं यहाँ पे ना, ध्यान देना। ऐसा करते हैं 9/8 रो 1 वाले को इधर ले आते हैं, तो रूट तो है ही, रूट रो 1 बाई रो 2, L1 का वैल्यू है 10 और डिवाइडेड बाई L2 ही तो पता लगाना है, L2 को उधर भगा दे रहे हैं, L2 इज इक्वल्स टू 8/9 इंटू रो 1 बाई रो 2 कितना है, रो 1 बाई रो 2 जो है 1/16 है, तो अगर हम लोग यहाँ पे रख देंगे 1/16 तो रूट से जब बाहर आएगा तो कितना आ जाएगा 1/4 और इनटू में ये कितना चल रहा है, ये तो 10 ही चल रहा है भाई, 4 2 जा 8, तो जो L2 का वैल्यू आ जाएगा वो सिंपल कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 20 डिवाइडेड बाई 9 सेंटीमीटर। क्लियर है ना, तो इस तरीके से कहानी जाएगी भाई। तो 20/9 मतलब इसका ऑप्शन नंबर थर्ड ठीक हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन, थर्ड। क्लियर है ना, आगे बढ़ रहे हैं, एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस r एंड मास m इज रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। पहली बार डिस्क लिखा हुआ है भाई, इसी तरह का शेप बना करके ना सॉलिड स्फीयर भी मिल सकता है, तो ध्यान रखेंगे डिस्क है कि सॉलिड स्फीयर है, तो पहले तो यही इंपॉर्टेंट था। फिर क्या लिखा हुआ है कि a small circular part of radius r/2 is removed from the original disk as on the figure. Find the moment of inertia of the remaining part of the original disk about the axis as given above. कहाँ से एक्सिस पास हो रहा है, an axis perpendicular to its plane and passing through its center। अच्छा यहाँ से है ना, यहाँ से एक्सिस पास हो रहा है यूं ऐसे। ठीक, पहली बात, कभी भी अगर कैविटी वाला प्रश्न आएगा, आई कैविटी, तो हमेशा हम लोग करेंगे क्या कि पहले सबसे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे उसी एक्सिस के अबाउट कंप्लीटली, जब कंप्लीट फील है कैविटी नहीं है तब, कैविटी मतलब जहां गड्ढा कर दे रहे उसकी बात करें ना, और माइनस उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसी एक्सिस के अबाउट जिसका
जिसको हम लोग हटा रहे हैं, तो रिमूव्ड मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसी एक्सिस के अबाउट जिसके अबाउट निकालना है, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जवाब आ जाएगा। तो पहली बात ये कैविटी वाली प्रॉब्लम के लिए इस बात को तो एकदम ध्यान रखेंगे भाई, अगर ये बात ध्यान रही तो कैविटी का कोई भी क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। ठीक है, शुरुआत करते हैं, देखते हैं। सबसे पहली बात डिस्क है भाई, डिस्क का एक कंप्लीटली अगर फील्ड है जिसका मास है m, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर एक एक्सिस जो उसके सेंटर से पास हो रहा है परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, तब तो पक्के से क्या होगा, mr स्क्वायर बाई 2। रिंग रहता है तो mr स्क्वायर लिखते हैं, ठीक है ना, तो mr स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। फिर माइनस, अब सबसे बड़ा प्रश्न है कि भाई कितना मास हटा है, पहले मास तो हम निकालें, तो दिमाग लगाते हैं। एक तो ना सबसे अच्छा तरीका ऐसे प्रश्नों को करने का कि हम लोग यूनिटरी मेथड से करेंगे। कैसे, डिस्क है तो मास कितने में फैला होगा, उसके एरिया में, पाई आर स्क्वायर में कितना मास, m मास, तो 1 में कितना मास आएगा, m बाई पाई आर स्क्वायर। अच्छा, जो हटाए हैं उसका रेडियस कितना है, r बाई 2, तो कितना एरिया है जो हटाए हैं, तो हम लोग ध्यान से देखिए तो पाई r बाई 2 का स्क्वायर, उसका निकालेंगे अगर मास, तो क्या आ जाएगा, m बाई पाई आर स्क्वायर में मल्टीप्लाई करेंगे पाई आर स्क्वायर बाई 4 से मल्टीप्लाई, पाई स्क्वायर कट जाएगा, क्लियरली कितना आ जाएगा, m बाई 4। कई बार बच्चे को डायरेक्ट भी दिखने लगता है कि सर एरिया जो होगा 1/4 हो जाएगा, तो मास भी 1/4 हो जाएगा, तो भी ठीक है। नहीं दिख रहा है तो उस बच्चे के लिए ये बता दिए, ठीक है। चलो, मास तो निकल गया भैया कि m बाई 4। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखने में कोई दिक्कत है नहीं। अब इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसी एक्सिस कोड निकालेंगे जिसके अबाउट हमको आंसर निकालना है, तो इसके अबाउट कितना होगा, उसके अबाउट होगा m r, उसका खुद का r, और उसका खुद का r कितना है, r बाई 2 का स्क्वायर, तो mr स्क्वायर बाई 2, लेकिन प्लस लगाएंगे, क्यों, क्योंकि अब हम पैरेलल थ्योरम लगाएंगे। इसके अबाउट तो पता लिख लिए हैं, लेकिन हमको इसके अबाउट चाहिए तो हम पैरेलल थ्योरम लगाएंगे। पैरेलल थ्योरम क्या कहता था कि I इज इक्वल्स टू आई सेंटर ऑफ मास प्लस एम डी स्क्वायर, जहां पे जो d है वो उन दोनों एक्सिस के बीच का डिस्टेंस है, और ये ध्यान रखना है कि सेंटर ऑफ मास के अबाउट एक एक्सिस पास होना ही चाहिए, ठीक है, तो उसके अबाउट पता है। और ये डिस्टेंस d कितना होगा, पूरा ना r है भाई, ये तो r बाई 2 होगा ना, तो क्या लिख लेंगे, प्लस जो भी मास है m बाई 4 इंटू में डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस कितना r बाई 2 का स्क्वायर कर देंगे, तो क्लियरली कितना आ जाएगा, r स्क्वायर बाई में 4 आ जाएगा। कॉमन ले लेते हैं भाई, mr स्क्वायर बाई 2 उसको चलने दे देते हैं, यहाँ से m बाई 4 कॉमन, m बाई 4 कॉमन, हम तो करें r स्क्वायर बाई 4 भी कॉमन, r स्क्वायर बाई 4 भी कॉमन, अंदर क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 1 बाई 2, क्योंकि यहाँ से पूरा चला ही गया है सब कुछ, ठीक है ना, प्लस में क्या बचेगा 1, क्योंकि यहाँ तो कुछ नहीं बचा, यहाँ आ जाएगा 3 बाई 2, तो कितना आएगा, mr स्क्वायर बाई 2 कॉमन, यह आ जाएगा 1 माइनस, यहाँ से 2 चला गया, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16 होता, लेकिन 2 तो चला गया, तो 4 4 जा 8, यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 बाई 2, ठीक, 8 2 जा 16, 16 में से 3 चला जाएगा तो 13, 13 mr स्क्वायर बाई 16 2 जा 32, तो ये इसका आंसर आ जाएगा 13 mr स्क्वायर बाई 32, 13 mr स्क्वायर बाई 32, मतलब इसका ऑप्शन नंबर 4 ठीक हो जाएगा। क्लियर है ना, आगे बढ़ रहे हैं। एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ स्मॉल पॉइंट ऑफ मास m इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 2r फ्रॉम द सेंटर O ऑफ अ बिग यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर ऑफ मास m एंड रेडियस r, ठीक है। अच्छा ठीक है, बिग यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर, अच्छा ओके, सॉलिड स्फीयर है पूरा, सॉलिड स्फीयर, ठीक। फिर लिखा हुआ है कि द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन m ड्यू टू कैपिटल M इज F1, a spherical part of r by 3 is removed from the big sphere as shown in the figure, and the gravitational force on m due to the remaining part is this, the value of F1 by F2। ध्यान देते हैं, सबसे पहली बात, सबसे पहले तो पुराना F1 की बात करते हैं ना, जब कुछ हटाया ही नहीं गया है तो पूरी जगह पर मास है, तो मतलब ये सब, ये पूरा पूरा मास है। अगर हम लोग को आउटसाइड का ही निकालना होता है तो उस केस में फोर्स लिखना बहुत आसान है। कैसे, कि हम लोग सारे ही मास को सेंटर में मान लेंगे, सेंटर मान लेंगे तो 2 पॉइंट मास हो जाएगा, पॉइंट मास जैसे हुआ तो हम लोग न्यूटन जी का फॉर्म लगा सकते हैं, लगा देते हैं। क्या लिखेंगे F1 के लिए, तो G कैपिटल M स्मॉल m बाई डिस्टेंस का स्क्वायर, कितना डिस्टेंस है 2r, 2r का स्क्वायर कर देंगे तो क्लियरली कितना आ जाएगा 4r स्क्वायर, ये आ गया हम लोगों का फोर्स F1। क्लियर है। अब क्या बोला जा रहा है कि स्फेरिकल पार्ट r बाई 3 वाला जो पार्ट है वो रिमूव करें, तो पहले तो ये पता लगाएं कि भाई कितना मास है जो हट गया, ठीक है, ध्यान देते हैं हम। या तो हम लोग ऐसे अभी इसके हिसाब से F2 फोर्स निकालना है, पहले हम लोग F2 पर ध्यान देते हैं, दिमाग लगाते हैं। F2 कौन सा फोर्स है, वो फोर्स नहीं, क्या लिखा हुआ है, a spherical part of this is removed from the big sphere on the figure and the gravitational force on m due to remaining part की वजह से कितना, कैसे निकालेंगे F2, तो बोलेंगे सर पहले फोर्स वो निकाल लीजिए जो कंप्लीट मास की वजह से, ध्यान देना, कंप्लीट मास की वजह से, माइनस फिर वो वाला फोर्स निकाल लेंगे जिसको हम रिमूव कर दिए हैं, और जैसे दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो F2 आ ही जाएगा। पहली बात ध्यान से ना भाई, हम पूरा मास वजह निकाल लिए तो फोर्स लग जाएगा इधर, अब चूंकि यहाँ तो मास नहीं था ना, अब तो कैविटी है ना, हट गया है, तो भाई इसकी वजह से एडिशनल फोर्स आ गया होगा, तो हम उस फोर्स को हटा देंगे और माइनस करते तो काम हो जाएगा हम लोगों का। यही कहानी हम लोगों को करनी है। बोले सर ठीक है, कोई दिक्कत तो है नहीं, शुरुआत करते हैं। कंप्लीट की वजह से फोर्स ऑलरेडी है कितना, G कैपिटल M स्मॉल m बाई में 4r का स्क्वायर, फिर माइनस G स्मॉल m भी ठीक है, ध्यान देते हैं ना। अब वो जो हटा रहे हैं हम लोग उस पर फोकस करते हैं, उस पर ना कितना हटाएं, r बाई 3 उसका रेडियस, इसको ना हल्का से एक बार जूम कर दे रहे हैं, इसी छोटे वाले को,
इसका डिस्टेंस कितना है r/3, ये डिस्टेंस कितना होगा भाई, अगर ये है r तो ये डिस्टेंस r होगा, तो ये वाला डिस्टेंस r, ये वाला डिस्टेंस कितना r/3। तो चूंकि छोटे वाले के भी तो ये जो स्मॉल m है वो बाहर ही है ना, तो हम इस छोटे वाले को भी सारा सेंटर में मान लेंगे, तो दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो तो r प्लस r/3 का होल स्क्वायर होगा। बस किसी जुगाड़ से ये पता चल जाए कि वो जो हटा रहे हैं उसका मास कितना है तो काम हो जाएगा। और इसके लिए अगेन हम लोग को सबसे अच्छा है कि यूनिटरी मेथड ही सोचेंगे बार बार। शुरुआत करते हैं। जैसे देखो अगर डिस्क रहता तो हम करते कि भाई पाई आर स्क्वायर में m मास, ठीक है। लेकिन अगर स्फेयर है तो कैसे करेंगे, ध्यान देना। अगर स्फेयर है तो हम बोलेंगे कि भैया 4/3 पाई आर क्यूब में कितना मास था, m मास था। तो 1 में कितना मास होगा, तो 1 में मास हो जाएगा 3m/4 पाई आर का क्यूब। तो हम लोग ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं है। अब कितना रेडियस है, रेडियस है r/3, तो हम लोग पता लगाते हैं कि r/3 वाले में कितना ना, तो 4/3 पाई r/3 का क्यूब। ध्यान देना अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर ले तो 3m/4 पाई r का क्यूब इंटू क्या हो जाएगा 4/3 पाई क्यूब कर दें r क्यूब बाई में 27, 4/3 पाई r क्यूब, 4/3 पाई r क्यूब सब कटेगा तो जवाब कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा m/27 आ जाएगा। क्लियर है ना। तो अब बस रख देते हैं वापस, f कंप्लीट माइनस f रिमूव्ड, f2 की बात करना शुरू कर रहे हैं। कितना हो जाएगा g कैपिटल M स्मॉल m बाई 4r का स्क्वायर। ध्यान देना हम लोग क्या किया, हम लोग पूरे को मान के निकाल लिया है। अब एक एडिशनल ये वाला आ गया था, इसका फोर्स एडिशनल आ गया था, तो हम उसके वजह से लगने वाले फोर्स को बस सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो क्या लिखेंगे, g मास कितना है m बाई में 27 इंटू में स्मॉल m बाई, डिस्टेंस की बात करेंगे r और r/3 जोड़ेंगे तो r प्लस r/3 इस पूरे का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। ध्यान देते हैं हम तो कह रहे हैं g कैपिटल M स्मॉल m बाई r का स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, यहाँ क्या बचेगा 1/4। ध्यान देना माइनस 1/27 तो चल ही रहा है। अगर हम इसको देखें तो r 3r प्लस r 4r का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 16, r स्क्वायर तो चला ही गया, अपॉन में क्या था 3 का स्क्वायर कर देंगे 9, तो 9 चला गया ऊपर। यहाँ तक समझ में आ रहा है कि नहीं पहले, ठीक है। 9 से कट करेंगे 9 3 जा 27, हम करें 1/4 को भी ले लेते हैं कॉमन, तो g कैपिटल M स्मॉल m बाई 4r स्क्वायर हुआ कॉमन, क्या बचा यहाँ पे 1 माइनस 1 बाई 16 3 जा 48, लेकिन 4 तो चला गया बाहर, तो यहाँ बचेगा केवल कितना 12। फिर से देख लेते हैं एक बार भाई, 4 4 जा 16, एक 4 चला गया बाहर ना, तो 4 3 जा 12 ये बचा। एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 11 बाई में 12 इंटू जी कैपिटल M स्मॉल m बाई में 4r का स्क्वायर। और क्लियरली यहाँ पे जो फोर्स आ गया वो क्या आ गया F2। प्रश्न में क्या चाहिए, प्रश्न में हम लोगों को F1 बाई F2 का ही वैल्यू चाहिए, निकाल लेते हैं। F1 बाई F2 पे फोकस करते हैं, ठीक है। F1 कितना है G कैपिटल M स्मॉल m बाई में 4r का स्क्वायर डिवाइडेड बाई g कैपिटल M स्मॉल m बाई, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4r का स्क्वायर, और ऑलरेडी आगे क्या चल रहा है 11/12। ध्यान देते हैं ये ऐसे उड़ गया पूरा, ये चला जाएगा ऊपर, तो जो जवाब आएगा वो कितना आ जाएगा 12/11। 12/11 मतलब इसका ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर 3 ठीक हो जाएगा। क्लियर है ना, आगे बढ़ रहे हैं। एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ द वर्क फंक्शन ऑफ सीजियम एंड लिथियम मेटल्स आर दिस एंड दिस, ठीक है। If we incident a light of wavelength this on these two metal surface, then photoelectric effect is possible for the case। पहली बात ध्यान रखने लायक कहानी है कि भाई E का वैल्यू ज्यादा या इक्वल होना चाहिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के पॉसिबिलिटी के लिए, कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो पॉसिबल है भी कि नहीं। जैसे ना कई बार बच्चा यहाँ बोलता है कि सर एक मिनट सर, अगर E ज्यादा है 5 से तब तो कंफर्म है कि फोटो इफेक्ट होगा। पहले फोटो इफेक्ट क्या, अगर हल्का फुल्का वो भी दोहरा दे हम यहाँ पे, तो फोटो इफेक्ट क्या है भाई कि अगर किसी हाईली सेंसिटिव प्लेट पर फोटॉन्स गिराएं, लाइट को गिराएंगे तो वहां से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन शुरू हो जाता है। इन इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग फोटो इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, और इसी इफेक्ट को फोटो इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। वर्क फंक्शन क्या होता है, वर्क फंक्शन होता है मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी, कि भैया कम से कम कितनी एनर्जी चाहिए कि इलेक्ट्रॉन निकले ही निकले। तो प्रश्न आता है, बच्चा बोलता है कि सर अगर ई ज्यादा है 5 से तब तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही निकलेगा ना, ऐसा जरूरी नहीं भाई, तब भी निकल सकता है, क्योंकि 5 जो है वो मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी है। हो सकता है कभी कभी किसी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए 5 से भी ज्यादा एनर्जी चाहिए, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे पॉसिबल लिखा और बिल्कुल बढ़िया लिखा हुआ है, ठीक है, ध्यान देते हैं। अब अगर E का वैल्यू 5 से ज्यादा होगा तो हम बोलेंगे कि हाँ पॉसिबल है, नहीं तो पॉसिबल नहीं है। अब जो लाइट इंसिडेंट हो रहा है उसका वेवलेंथ दे दिया गया है, तो हम लोगों के पास एनर्जी का फॉर्मूला होता है, या तो हम लगा ले h3/λ या तो हम लगा ले h nu। अगर फ्रीक्वेंसी दिया होता है तो h nu लगाते हैं, h3/λ लगा ले रहे हैं क्योंकि वेवलेंथ दिया हुआ है। अब h के कुछ वैल्यूज हम लोगों को याद है, 12,400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम तब इस्तेमाल करते हैं जब लैम्डा खुद एंगस्ट्रॉम होता है, लेकिन अगर लैम्डा एंगस्ट्रॉम में नहीं है तो भी कोई बात नहीं। एक और डेटा हम लोग याद किए हुए हैं, किसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर, और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 550 नैनोमीटर, ठीक है। नैनोमीटर नैनोमीटर कटा, एक जीरो से एक जीरो कटा, यहाँ से क्या रहा है 124 डिवाइडेड बाई 55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हम तो करें इसको डिवाइड कर ही देते हैं। पहली बात
पहली बात ये है कि 2 से तो ज़्यादा ही होगा, क्योंकि 55 का डबल जो होगा वो 110 होता है, ठीक है? तो 2 से तो ज़्यादा ही होगा। अब अगर 2 से ज़्यादा होगा तो इसका वर्क फंक्शन जो है वो तो कम हो गया 1.9, क्योंकि एनर्जी का वैल्यू तो 2 पॉइंट समथिंग आने वाला है ना। निकाल लेते हैं, हल्का सा एक डिजिट और चलते हैं। 55 का डबल 110, 124 में से अगर हम लोग 110 को माइनस कर दें तो 4 और 1, ठीक है? ये बचा, पॉइंट लगेगा तो 140, 55 दूनी 110, फिर से 2.2, फिर से 110 हो जाएगा यहाँ पे, तो 30 बचेगा, पॉइंट लगा, 0 और आ जाएगा। 55 पचे तो लगभग 2.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास, आगे भी जाएगा, लेकिन हम लोग लगभग मान ले रहे हैं 2.25। अब एनर्जी का वैल्यू अगर 2.25 है तो ये तो ज़्यादा है 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से। तो अब इसका मतलब कि सीजियम वाले से तो पॉसिबल है, तो सीजियम वाले से पॉसिबल है, लेकिन लिथियम वाले के करेस्पॉन्डिंग चलेंगे तो 2.25 तो कम हो गया 2.5 से। और अगर एनर्जी कम हो गया वर्क फंक्शन से, तो जो सबसे मिनिमम रिक्वायरमेंट वही कंप्लीट नहीं हुआ, इलेक्ट्रॉन कभी नहीं निकलेगा। इसका मतलब कि लिथियम वाले से तो नहीं निकलेगा, लेकिन सीजियम वाले से निकल सकता है। इसलिए इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर सेकंड आएगा कि केवल सीजियम से निकलेगा, लिथियम से नहीं। क्लियर ना? आगे बढ़ रहे हैं। इस प्रश्न को पढ़ लेते हैं एक बार। यहाँ लिखा हुआ इफ बी इज मैग्नेटिक फील्ड एंड म्यू नॉट इज परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है, देन द डायमेंशन ऑफ बी बाय म्यू नॉट। ध्यान देते हैं, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है भाई। मैग्नेटिक फील्ड की बात करें, अब मैग्नेटिक फील्ड के ना मल्टीपल फॉर्मूले याद चाहिए बच्चे को, जैसे एक तो सर की इनफाइनाइट वायर हो तब, स्ट्रेट वायर हो तब, सर्कुलर वायर में बहुत सारे रिजल्ट्स हैं। अब हमको याद आ रहा है रिजल्ट कि सर्कुलर वायर के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का तो फॉर्मूला यही होता है, ठीक है। एक्सिस पर क्या होता है? म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स ऑफ आर स्क्वायर प्लस स्क्वायर की पावर 3/2। लेकिन जैसे हम लोग एक्स को रख देंगे 0 तो यही रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। किसका डायमेंशन चाहिए? बी बाई म्यू नॉट का डिवाइड कर देते हैं, बी बाई म्यू नॉट इज इक्वल्स टू आई डिवाइडेड बाई 2r। अब जैसे बच्चा ये बोलता है कि सर 22 जनवरी का ये पेपर का क्वेश्चन है, तो शिफ्ट 1 में सर इतना कठिन क्वेश्चन आए थे, इतने कठिन, बहुत सारे कठिन क्वेश्चन थे, लेकिन ऐसे क्वेश्चन भी तो थे। तो यही है ना, किसी 25 क्वेश्चन के बेसिस पे ये नहीं कि 2 4 5 क्वेश्चन पूरा जनरलाइज कर लेंगे, बिल्कुल कठिन था, लेकिन कुछ ऐसे प्रश्न भी थे। तो घबराहट में ये नहीं कि ऐसे प्रश्न भी छोड़ देंगे, हो सकता है कुछ प्रश्न कठिन है तो कुछ कठिन कुछ आसान पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखेंगे, घबराना नहीं है ऐसी जगहों पर। बी बाई म्यू नॉट का डायमेंशन निकालना है, तो अगर हम लोगों को इसका डायमेंशन निकालना है, क्या? बी डिवाइडेड बाई म्यू नॉट। तो अगर हम लोग इस वाले पर ध्यान देंगे तो करंट का डायमेंशन क्या होगा? करंट का डायमेंशन हो जाएगा ए, या फिर जो भी आई वगैरह लिख लेते हैं, वैसे यहाँ पे ए ही लिखा हुआ है, डिवाइडेड बाय लेंथ। नंबर का कोई डायमेंशन होगा नहीं, लेंथ का क्या हो जाएगा? एल, तो ऊपर जाएगा यहाँ पे तो क्या हो जाएगा? ए एल टू दी पावर -1, मतलब क्लियरली जो इसका ऑप्शन नंबर आ जाएगा ए एल के पावर -1, मतलब सेकंड ऑप्शन ठीक हो जाएगा। क्लियर है ना? आगे बढ़ रहे हैं। एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है बॉब ऑफ मास m is suspended at point O by a light string of length L and left to perform vertical circular motion as on the figure। अच्छा, vertical circular motion perform कर रहा है as on the figure initially by applying horizontal velocity v naught at the point A। The string becomes slack when the bob reaches at the point D। अच्छा, जब पॉइंट डी पर पहुंच रहा है तो जो स्ट्रिंग हो जा रहा है वो स्लैक कर जा रहा है। भाई स्लैक करने का क्वेश्चन अगर कहीं लिखा हो किसी पॉइंट पर, तो हम लोग समझ जाएंगे कि उस जगह पे जो टेंशन हो जाना चाहिए वो 0 हो जाना चाहिए, ठीक है। अब अगर टॉप मोस्ट पॉइंट पर स्लैक कर रहा हो तो कई बच्चे को तो रिजल्ट याद होता है कि सर सीधा यहाँ पे जो स्पीड होगा वो √5gl होगा, यहाँ पर होगा √gl, यहाँ होगा √3gl, यहाँ होगा √3gl। लेकिन हम लोग अगर ऐसे करते हुए अगर मान लेते हैं किसी बच्चे को नहीं पता तो वहां से शुरुआत कर रहे हैं। मान लेते हैं कि यहाँ पर स्पीड कितना है vd। अगर हम लोग इस पॉइंट का vd बनाए तो नीचे की ओर mg लगेगा, स्ट्रिंग में टेंशन जो होगा वो t होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो लगेगा वो अवे फ्रॉम द सेंटर लगेगा, और वो कितना हो जाएगा? m v स्क्वायर बाई आर, मतलब vd स्क्वायर बाई आर। और r का काम जो कर रहा है वो तो कौन कर रहा है भाई? स्ट्रिंग का लेंथ दे दिया गया l, तो m vd स्क्वायर बाई l हो जाएगा। अब अगर हम लोग फोर्सेस को बैलेंस करें, स्लैक करना है मतलब टेंशन को 0, तो हम लोग क्या लिख देंगे कि mg इज इक्वल्स टू m vd स्क्वायर डिवाइडेड बाई l। m से m काट देंगे, साफ साफ दिख रहा है कि जो vd का वैल्यू आएगा वो कितना जाएगा? अंडर रूट में g इंटू एल मल्टीप्लाई होगा, स्क्वायर तो जाके रूट बना देगा, vd का वैल्यू आ गया कितना? √gl। अब हम लोग अगर इस जगह पे और इस जगह पे एनर्जी कंजर्वेशन लगा दे, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स और कंजर्वेटिव फोर्स है, तो हम एनर्जी कंजर्व करा सकते हैं। तो करते कैसे हैं? यहाँ पर ले लेते हैं रेफरेंस, यहाँ क्या लिखेंगे? के इनिशियल हाफ m v नॉट का स्क्वायर प्लस पोटेंशियल जी तो 0 हो जाएगा, टॉप मोस्ट पॉइंट पर क्या लिख लेंगे? हाफ m vd का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? g इंटू एल, और प्लस में mgh क्या लिख लेंगे? mg, और h की जगह पे क्या लिख लेंगे? 2l। m हर जगह से हट जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा? v नॉट का स्क्वायर। ध्यान देना, अगर हम लोग 2 का इधर मल्टीप्लाई करें तो 2 कट गया, तो सिंपल क्या बचेगा यहाँ पर? g इंटू एल। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक 2 पहले से ही है तो ये हो जाएगा 4gl, ये वैल्यू कितना आ जाएगा? 5gl, स्क्वायर इधर के रूट बना देगा, तो जो v नॉट का वैल्यू आएगा वो साफ साफ कितना आ जाएगा? अंडर रूट में 5gl आ जाएगा। क्लियर ना? तो इसका मतलब कि यहाँ पर इस पर्टिकुलर लोकेशन पर जो प्रोजेक्टेड स्पीड होगा वो कितना आ जाएगा? अंडर रूट में 5 इंटू जी इंटू में एल, ठीक है। अब जैसे हम लोग को ये पता चल गया, फिर तो क्वेश्चन में कुछ बचा नहीं, बहुत आसानी से उड़ा सकते हैं हम लोग क्वेश्चन को। बोला गया था रेशियो ऑफ काइनेटिक ऑफ द बॉब एट पॉइंट बी एंड सी। अब हम लोग सब कुछ हटा रहे हैं, बी और सी पर हम लोगों को काइनेटिक एनर्जी का रेशियो चाहिए, तो 2 बार लगा देते हैं एनर्जी कंजर्वेशन।
एक बार हम लोग ऐसा करते हैं, लगा देते हैं ए पर और बी पर, फिर एक बार एनर्जी कंजर्वेशन लगा देते हैं किस पर, ए पर और सी पर ना। शुरुआत करते हैं, क्या लिखेंगे, हाफ एम वी नॉट का स्क्वायर, वी नॉट का वैल्यू √5gl, लेके स्क्वायर कर देंगे तो कितना जाएगा 5g इंटू एल इज इक्वल्स टू, यहाँ की काइनेटिक एनर्जी हम लोग मान लेते हैं भाई, वही पता करना, सीधा उसको के बी लिख लेते हैं, प्लस पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं ना भाई, पूरा लेंथ कितना होगा, पूरा लेंथ है एल, एल का इधर कंपोनेंट ब्रेक करेंगे तो इधर कितना आ जाएगा, एल cos 60, भाई जिसके साथ एंगल दिया उसके साथ cos आएगा, तो एल cos 60 मतलब l/2 हो जाएगा। अगर ये है l/2, पूरा है l, तो ये वाला जो हाइट होगा वो तो l माइनस l/2 मतलब कितना आ जाएगा, l/2 आ जाएगा। l/2 रेफरेंस पे पोटेंशियल जीरो मानते हैं, रेफरेंस से ऊपर पॉजिटिव मानते हैं, नीचे नेगेटिव मानते हैं, तो ऊपर आएगा पॉजिटिव में, क्या लिख लेंगे mg इंटू रेफरेंस से कितना ऊपर, l/2 ऊपर, तो mg इंटू में क्या आ जाएगा, l/2। ध्यान देते हैं, यहाँ से हम लोग के बी लिखेंगे, उधर भगा देते हैं भाई, mg/l/2 कॉमन, यहाँ आ जाएगा 5 माइनस मतलब 4, कट पिट कर देंगे तो जो काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी हो जाएगा वो कितना जाएगा, 2 mgl। भाई 4 आया था लेकिन 2 से कट गया तो 2 mgl हो गया। एक बार और करते हैं, एनर्जी कंजर्वेशन लगाते हैं इस पर, ए पर और सी पर, तो क्या लिखेंगे फिर से भाई, हाफ एम वी नॉट का स्क्वायर मतलब कितना जाएगा यहाँ पर 5gl प्लस पोटेंशियल एनर्जी जीरो इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट सी प्लस, अब देखते हैं भाई ये लेंथ कितना है, ये लेंथ तो ऑलरेडी एल है, और अगर हम लोग इस वाले एल का इधर कंपोनेंट तोड़े तो वो फिर से एल cos 60, फिर से वैल्यू l/2 आ जाएगा। तो अगर हम लोग रेफरेंस से वर्टिकल डिस्टेंस देखें तो ये l और l/2 और मतलब कितना ऊपर है कुल, तो ये कुल ऊपर हो जाएगा mg l प्लस में l/2, क्लियर है। अगर हम लोग यहाँ ध्यान से देखें, इधर लेके सब्ट्रैक्ट कर देते तो क्या लिख लेंगे, हम तो करें कि mg l/2 हम लोग कॉमन ले लेते हैं, क्या आ जाएगा 5 माइनस, यहाँ हम लोग एलसीएम ले 2 1 जा 2 और 1 3, तो 5 माइनस 3 ये आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट सी, यहाँ आ जाएगा 2 2 2 कट जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट सी क्या आ जाएगा mgl, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी क्या आ गया 2 mgl और सी पर कितना आ गया mgl। पूछा क्या गया हम लोगों से, रेशियो बी और सी का, बी पर है 2 mgl, रेशियो ले लेंगे mgl mgl कट जाएगा, तो जो kb बाई kc निकल के आएगा वो कितना आ जाएगा 2:1 आ जाएगा, 2:1 मतलब कौन सा ऑप्शन इसका ठीक हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट ठीक हो जाएगा। क्लियर है ना, आगे बढ़ रहे हैं। एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, लिखा हुआ है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, ठीक है। स्टेटमेंट 1 लिखा हुआ है द इक्विवेलेंट ईएमएफ ऑफ टू नॉन आइडियल बैटरी कनेक्टेड इन पैरेलल इज स्मॉलर देन ईदर ऑफ टू ईएमएफ। अच्छा ठीक है, अगर हम लोग ध्यान से देखें तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि पहली बात नॉन आइडियल बैटरीज को कनेक्ट किया गया पैरेलल में, तो बोलने की जो इक्विवेलेंट आएगा वो इधर स्मॉलर देन ईदर ऑफ द टू ईएमएफ, मतलब दोनों से कम आएगा, ठीक है। भाई ये जरूरी नहीं है, सबसे पहले हम लोग एग्जांपल लें तो सबसे बेसिक एग्जांपल क्या बन सकता है, ई इक्विवेलेंट का पहले फॉर्मूला क्या होता है, अगर पैरेलल में मल्टीपल सेल्स हो तो फॉर्मूला होता है E1/R1 प्लस E2/R2 प्लस डॉट 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 डिवाइडेड बाई आ जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस डॉट डॉट डॉट। ध्यान देते हैं, अरे हम कह रहे हैं कि दो सेल लेते हैं हम लोग, सबसे आसान तरीके से इसको करते हैं ना, अगर हम दो सेल ले लें और दोनों का ईएमएफ सेम मान लेते हैं, रेजिस्टेंस अलग अलग है ना, ईएमएफ सेम मानते हैं, ईएमएफ सेम मानेंगे तो ई बाहर 1/R1 प्लस 1/R2 दो ही सेल है, डिवाइड में क्या चल रहा है, डिवाइड में वही 1/R1 प्लस 1/R2 कट गया, तो ई इक्विवेलेंट कितना आया, ई आया। अब ई इक्विवेलेंट ई के बराबर आ गया, क्या लिखा था यहाँ पे कि जो इक्विवेलेंट ईएमएफ होगा वो स्मॉलर होगा इधर ऑफ किसी से भी छोटा होगा, बोले नहीं भाई यहाँ अगर दोनों का ईएमएफ सेम लेके चले हैं तो इक्विवेलेंट भी ईएमएफ के बराबर आ गया ऑफ द सिंगल सेल, तो बराबर आया, कम नहीं आया है, तो स्टेटमेंट 1 तो रॉन्ग हो गया भाई, ठीक है ना, तो ध्यान रखने वाली बात ही तो हो गया भाई। अब अगर किसी में आ रहा है कि सर ये बताइए कि ये जो लिखा हुआ है यहाँ पर नॉन आइडियल बैटरी का क्या मतलब, आइडियल बैटरी जो होता है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0 होता है, नॉन आइडियल रेजिस्टेंसेस हैं, लेकिन फिर भी दिख रहा है कि इक्विवेलेंट किसी एक के ईएमएफ के बराबर आ गया, तो पहला गलत है। दूसरा देखते हैं, लिखा हुआ है द इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ टू नॉन आइडियल बैटरीज कनेक्टेड इन पैरेलल इज स्मॉलर देन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द टू बैटरी। बिल्कुल सही बात लिखा हुआ है, एकदम सही है ये, क्यों, क्योंकि इस केस में हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस डॉट डॉट डॉट। सबसे पहली बात, अगर हम लोग ठीक से चलें, हम तो कह रहे हैं कि इसके लिए हम तो जनरल सोचते हैं, अगर कोई भी रेजिस्टर्स पैरेलल में जुड़े होते हैं जो इक्विवेलेंट आता है वो छोटे से भी छोटा आता है। हम एक एग्जांपल दे देते हैं, जैसे मान लेते हैं कि हम लोग जोड़े हैं 20 ओम को और 5 ओम को, तो जो इक्विवेलेंट आएगा इसी को हम लोग अगर 2 के लिए सॉल्व करते हैं तो याद करो इसका फॉर्मूला क्या बन जाता है, R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू R1 R2 बाई R1 प्लस R2, एलसीएम लेकर के पलट देंगे तो यही आ जाएगा, क्लियर ना। तो हम लोग रखे तो क्या लिख लेंगे 20 इंटू में 5 बाई 25, 5 5 25, 5 चौके 20, तो जो आया वो छोटे वाले से भी छोटा आ गया, ठीक है। तो अगर
पैरेलल में रेजिस्टर जुड़ा होता है तो जो इक्विवेलेंट आता है वो छोटे से भी छोटा आता है। सिमिलरली सीरीज में भी लाइन बोली जाती है कि सीरीज के केस में जो इक्विवेलेंट आता है वो बड़े से भी बड़ा आता है। जैसे अगर मान लेते हैं यही क्वेश्चन होता है और अगर हम दोनों को सीरीज में जोड़े होते हैं तब इक्विवेलेंट क्या आ जाता है, तब जो इक्विवेलेंट आता है दोनों का सम आ जाएगा तो कितना आ जाएगा 25 ओम। तो साफ साफ दिख रहा है कि बड़े वाले से बड़ा, तो सीरीज में बड़े वाले से भी बड़ा आता है और पैरेलल में छोटे वाले से भी छोटा आता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन रहेगी, ठीक है, हो गया खत्म। तो इसका मतलब स्टेटमेंट 2 तो ठीक है लेकिन जो 1 है वो रॉन्ग है। स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स एंड 2 इज ट्रू। इसका मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक हो जाएगा, इसका 4th ठीक हो जाएगा। क्लियर है ना, आगे बढ़ रहे हैं। एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ विच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट रिप्रेजेंट अ फॉरवर्ड बायस डायोड। अच्छा, फॉरवर्ड बायस के लिए क्या चाहिए भाई, फॉरवर्ड बायस के लिए चाहिए जैसे डायोड। डायोड की अगर हम कहानी लेके चले तो ये है डायोड का पी साइड, ये है डायोड का एन साइड। पी जुड़ा होना चाहिए हायर पोटेंशियल से और एन जुड़ा होना चाहिए लोअर पोटेंशियल। जैसे कई बार बच्चा याद कर लेता है कि सर पी पॉजिटिव जुड़ा होना चाहिए एन नेगेटिव से, सही नहीं है भाई वो लाइन। सबसे सही लाइन तो यही है कि पी जुड़ा होना चाहिए हायर पोटेंशियल से, एन जुड़ा होना चाहिए लोअर पोटेंशियल से। दोनों नेगेटिव से भी हो सकते हैं, दोनों पॉजिटिव से भी हो सकते हैं, कोई जीरो से भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक बात तय है कि फॉरवर्ड के लिए हायर और एन होना चाहिए लोअर पे। शुरुआत करते हैं, फॉरवर्ड बैच पहचानना है, ठीक है, देखते हैं। पी जुड़ा होना चाहिए हायर से, ये तो लोअर है भाई, -10 जीरो से तो छोटा है ना, तो ये तो रिवर्स बैच हो जाएगा। इसमें देखते हैं 10 बड़ा है कि 15, बड़ा है 15, लेकिन अगर माइनस लग गया तो कौन बड़ा हो जाएगा, -10। तो ये अब देखो वही वाली बात जो हम बोले कि कई बार बच्चा याद करता है कि सर पी पॉजिटिव से, ऐसा कुछ नहीं है भाई। तो पी होना चाहिए हायर से, बिल्कुल पी हायर से है तो ये फॉरवर्ड बैच में है, तो ए तो नहीं लेकिन बी होगा। इस पे आते हैं, पी जुड़ा होना चाहिए हायर से, एन जुड़ा होना चाहिए लोअर से, बिल्कुल सही है, तो सी भी है, ठीक है। डी पे आते हैं, कौन बड़ा है, -10 बड़ा है कि -5, 10 बड़ा है कि 5, 10 बड़ा है, माइनस करके कहानी बदल गई, तो -5 बड़ा हो गया। पी जुड़ा होना चाहिए था हायर से, तो गलत हो गया भाई। फिर ई वाले पे आ रहे हैं, पी जुड़ा होना चाहिए हायर से, एन जुड़ा होना चाहिए लोअर से, बिल्कुल ठीक है। तो इसका कौन कौन सा सही हो जाएगा, इसका ठीक हो जाएगा बी, सी और ई, बी, सी एंड ई ओनली, मतलब इसका ऑप्शन नंबर 3rd ठीक हो जाएगा। क्लियर है ना, आगे बढ़ रहे हैं। इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं एक बार। लिखा हुआ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस दिस इज कनेक्टेड टू दिस, नाउ द इंटरमीडिएट स्पेस बिटवीन द प्लेट्स इज फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक, ठीक है, ड्यू टू इंट्रोडक्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल द एक्स्ट्रा चार्ज एंड द चेंज इन द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इन द कैपेसिटर। पहली बात कुछ नहीं बोला गया है बैटरी के बारे में, शुरू में जोड़ा गया था उसके बाद कुछ बोला ही नहीं गया बैटरी के बारे में। इसका मतलब कि बैटरी इज कनेक्टेड। ध्यान रखना है, दो तरह के प्रश्न हो सकते हैं, यही प्रश्न का सॉल्यूशन अलग चलता अगर बैटरी को हटा देते हैं, लेकिन अगर बैटरी कनेक्टेड रहे, बैटरी रिमेन कनेक्टेड, एकदम रट लेना इस बात को, ठीक है। अगर बैटरी कनेक्टेड रहेगा तो एकदम तय है कि जो पोटेंशियल वो सेम बना रहेगा, और अगर पोटेंशियल सेम बना रहा है फिर तो मतलब फिर उसके हिसाब से अप्रोच करना है। एंड सिमिलरली अगर बैटरी को हटा दे, बैटरी इज रिमूव्ड, तो प्लेट्स पर जो चार्ज आ गया है वो एज इट इज बना रहेगा, इसीलिए जो क्यू होगा वो उस दौरान सेम बना रहेगा। तो अगर बैटरी कनेक्टेड है तो पोटेंशियल सेम, अगर बैटरी हट चुका है तो चार्ज सेम, ठीक है। तो एकदम ध्यान रखेंगे। शुरुआत करते हैं भाई, बैटरी के बारे में कुछ नहीं बोला तो मान के चल रहे कि पोटेंशियल सेम रहेगा। चलो शुरुआत करते हैं। कैपेसिटेंस शुरू में कितना था, सी नॉट लिख लेना उसको, सी नॉट जो था वो था 40 माइक्रोफैरड, ठीक। पोटेंशियल शुरू में कितना था, 100 वोल्ट। शुरू में चार्ज कितना था, क्यू नॉट लिख लेना उसको, सी वी नॉट मल्टीप्लाई करेंगे तो 4000, क्योंकि क्यू इक्वल टू सी वी होता है, तो 4000 क्या माइक्रो कूलम। लेकिन दिख रहा है कि ऑप्शंस मिली में है और मिली में आ भी जाएगा। अरे ये 1000 हुआ, 1000 मतलब 10 की पावर 3, माइक्रो का मतलब 10 की पावर -6, मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इंटू 10 की पावर -3 कूलम आएगा। तो जो इनिशियल चार्ज है वो है 4 मिली कूलम। लगे हाथ एनर्जी की भी बात कर ही लेते हैं, हाफ, सी की जगह पे 40, वी का स्क्वायर करेंगे अगर, ये 10 की पावर 2 पहले से ही है, स्क्वायर कर देंगे 10 की पावर 4 हो जाएगा, 2 से कट कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू 10 की पावर 5, 5 क्या आएगा माइक्रो जूल, क्योंकि ये माइक्रो में रखे हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग को दिख रहा है सब कुछ जूल में वो डील किए हैं, तो ऐसा करते हैं कि हम लोग इसको क्या लिख लेते हैं, इसको लिख लेते हैं 0.2 इंटू में 10 की पावर 6, और माइक्रो का मतलब 10 की पावर -6, तो यहाँ से जो यू नॉट इनिशियल एनर्जी आया यू नॉट, वो सिंपली कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 0.2 जूल, ठीक। शुरू का चार्ज, शुरू का एनर्जी, शुरू का पोटेंशियल, शुरू का कैपेसिटेंस सब कुछ पता है, ठीक। अब क्या हो रहा है, अब दो प्लेट्स के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भर रहे हैं जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दे दिएगा के। जैसे ही कोई डाइलेक्ट्रिक भर देते हैं तो जो कैपेसिटेंस होता है वो के टाइम्स हो जाता है, के सी नॉट, के का वैल्यू 2 तो डबल हो जाएगा, तो जो नया कैपेसिटेंस होगा वो हो जाएगा 80 माइक्रोफैरड। पोटेंशियल बदलने से रहा भाई, तो पोटेंशियल जो रहेगा वो 100 वोल्ट ही रहेगा। अगर हम चार्ज निकालेंगे Q इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, C इंटू V, नया वाला कैपेसिटेंस इंटू नया वाला पोटेंशियल, पोटेंशियल तो वही रहा, इसका मतलब कि C जितने टाइम्स होगा चार्ज भी उतने ही टाइम्स हो गया होगा। चूंकि कैपेसिटेंस के टाइम्स हो गया है तो चार्ज भी के टाइम्स हो जाएगा, तो के टाइम्स मतलब क्या लिख लेंगे 2 इंटू 4 मिली कुलम, मतलब ये कितना जाएगा 8 मिली कुलम, ठीक है। एनर्जी की बात करते ध्यान देना, हाफ CV स्क्वायर। क्यों हाफ CV स्क्वायर सोच रहे हैं, क्योंकि बैटरी कनेक्टेड है तो पोटेंशियल सेम होगा,
यहीं पे अगर बैटरी हटा दी गई रहती तो हम सोचते Q²/2C से, क्योंकि चार्ज सेम रहेगा। भाई फॉर्मूला सिमिलर है, लेकिन कब कौन सा लगाना है बड़ा अपना अपना तरीका होगा, ठीक है। तो हाफ सी स्क्वायर इसलिए सोच रहे हैं क्योंकि V सेम है, V सेम है तो जैसा चेंज C के साथ वैसा ही चेंज तो U के साथ होगा। तो अगर कैपेसिटेंस हो गया है K टाइम्स, तो जो एनर्जी होगा वो भी K टाइम्स हो जाएगा। तो जो एनर्जी होगा वो 2 इंटू पुराना एनर्जी कितना था 0.2 जूल, तो इसका मतलब जो नया एनर्जी वो कितना हो जाएगा 0.4 जूल, ठीक है। काफी कुछ हम लोग निकाल चुके हैं, देखते हैं प्रश्न में क्या पूछा गया है। प्रश्न पूछा जा रहा है द एक्स्ट्रा चार्ज एंड द चेंज इन द एनर्जी पूछा जा रहा है। पुराना नहीं पूछा जा रहा है, फाइनल नहीं पूछा जा रहा है, चेंज पूछा जा रहा है। शुरू में चार्ज कितना था 4 मिलीकूलम, नया चार्ज कितना है 8 मिलीकूलम, तो कितने का चेंज हो गया, तो बोलेंगे सर माइनस कर देते, 8 मिलीकूलम में से 4 मिलीकूलम माइनस कर देंगे, साफ साफ दिख रहा है कि 4 मिलीकूलम का चेंज हो गया। एनर्जी में भी चेंज की बात कर लेते हैं, नया एनर्जी 0.4, पुराना एनर्जी कितना था 0.2, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो जो एनर्जी आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 0.2 जूल। तो 4 मिलीकूलम और 0.2 जूल, 4 मिलीकूलम एंड 0.2 जूल, मतलब इसका ऑप्शन नंबर 3 ठीक हो जाएगा। क्लियर है ना, आगे बढ़ रहे हैं। एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है गिवन इज अ थिन कॉन्वेक्स लेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू एंड ईच साइड हैविंग radius of curvature r, one side is polished for complete reflection at what distance from the lens an object be placed on the, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा, एक कॉन्वेक्स लेंस है भाई, कॉन्वेक्स लेंस का जो एक सरफेस है उसको पॉलिश कर दिया गया कुछ ऐसे से, बोला जा रहा है कि उससे कितने डिस्टेंस पे एक ऑब्जेक्ट रख दे ताकि उसका इमेज उसी पर बन जाए, इट्स इमेज गेट्स फॉर्म्ड ऑन द ऑब्जेक्ट इटसेल्फ, ठीक है। ध्यान देते हैं, शुरुआत करते हैं। सबसे पहली बात कि जैसे हम किसी लेंस को सिल्वर्ड कर देते हैं तो वो एक मिरर जैसा काम करने लगता है। ध्यान से अगर देखा जाए तो एक्चुअली हुआ क्या होगा, अगर कोई रे जाएगा तो पहली बार लेंस का काम, फिर मिरर का काम, फिर बाहर आएगा तो वापस लेंस का काम करेगा। इसका मतलब कि अगर हम इक्विवेलेंट की बात करें जो कि एक मिरर जैसा बिहेव करता है, क्योंकि जिधर इंसिडेंट रे है उधर ही रे आ रहा है, इसका मतलब कंफर्म है कि वो मिरर जैसा बिहेव किया होगा। तो कुल कितनी बार लेंस, अगर वो ठीक से चले तो पहली बार लेंस, देन मिरर एंड देन एक बार और लेंस, इसका मतलब कुल मिला जुला करके 2 बार लेंस और 1 बार मिरर का काम किया है। चूंकि मिरर है तो मिरर का जो पावर होता है -1 फोकल लेंथ होता है। जैसे कई बार बच्चे बार बार कमेंट्स में पूछ रहे हैं कि सर ये सब कैसे पता चल रहा है, भाई देखो ये बहुत ऑब्वियस बात है और ये तुमको अगर पता नहीं तो पता करना है कि जो मिरर का पावर होता है वो -1/f, ठीक है। और अगर कोई ऐसा देख रहा है जिसको पहले से फॉर्मूला पता है कि सर ये तो माइनस होता है, ये तो बहुत ऑब्वियस बात है, सही पढ़े उसका मतलब। अगर हम लोग यहाँ ध्यान देंगे तो 2 पावर ऑफ लेंस क्या होता है 1 फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, पावर ऑफ मिरर माइनस में 1 फोकल लेंथ ऑफ द मिरर होता है। अगर हम इस माइनस को इधर ले आए मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन बदल जाएगा, तो जो जवाब आएगा वो क्या आ जाएगा 1 फोकल लेंथ ऑफ इक्विवेलेंट मिरर इज इक्वल्स टू, सबका साइन बदल देंगे, 1 फोकल लेंथ ऑफ मिरर माइनस 2 फोकल लेंथ ऑफ लेंस। ये है अल्टीमेट हम लोग का फॉर्मूला। पहली बात, कई बार किसी बच्चे को हो सकता है कि डायरेक्ट याद हो कि सर ये तो हमको पहले से पता था, तो बहुत बढ़िया है। जिनको नहीं पता उनके लिए बता रहे कि मानो अगर तुमको पेपर में भूल जाए, जैसे कई बार बच्चे को भूल जा रहा है कि सर किसके साथ 2 का मल्टीप्लाई, सर कौन प्लस कौन माइनस, अगर नहीं पता तो बार बार स्क्रैच से जाएंगे। हम बार बार बोलते हैं कि मेंस के पेपर में 2-2 ढाई मिनट मिलता है, तो गलत करने से अच्छा है कि हम लोग बहुत बेसिक से जाकर के उसको कर ले, ठीक है। अच्छा, फिर ध्यान देते हैं, बोले शुरुआत करते हैं सर कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब हमको लग रहा है रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दे दिया गया, इसका भी r दे दिया गया, इस वाले का भी r दे दिया गया है, तो दोनों का रेडियस ऑफ कर्वेचर r है, लिखा भी है साफ साफ, ईच साइड हैविंग रेडियस ऑफ कर्वेचर कैपिटल R, ठीक। पहले ऐसा करते हैं फोकल लेंथ ऑफ द लेंस निकालते हैं, 1 फोकल लेंथ ऑफ लेंस इज इक्वल टू क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 μ1 -1, सराउंडिंग में एयर मान ले रहे हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस म्यू, ठीक है, दिया भी है वो क्वेश्चन में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, ठीक। 1/r1 की जगह पे r, ये वाला, ठीक है, इधर इसका सेंटर उधर होगा, तो अगर हम लोग इधर जाएंगे तो फॉर्मूले में है माइनस, लेकिन इसका जो R2 होगा वो नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो क्लियरली जो जवाब आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ μ-1 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा r। यहाँ रखते हैं एक बार, क्या लिखेंगे 1 फोकल लेंथ ऑफ मिरर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू, ध्यान देना मिरर की बात करते हैं, मिरर का फोकल लेंथ क्या होता है वो तो r/2 होता है, r/2, लेकिन ये कौन सा मिरर, ये तो कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर तो नेगेटिव रखते हैं ना, तो माइनस r/2, 2 चला गया ऊपर, फिर -2। अगर हम लोग 1/fl की बात करें तो वो कितना आ जाएगा, एक तो 2 पहले से ही है इस फॉर्मूले का, ठीक, एक 1/fl ऑलरेडी 2 लेकर के आएगा, तो 2 इंटू μ-1 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा r। ध्यान देंगे अगर हम लोग एलसीएम ले ले r, यहाँ आ जाएगा -2, ध्यान देना माइनस माइनस यहाँ माइनस में -4 हो जाएगा, ठीक है, और ये क्या चल रहा है μ-1 इज इक्वल टू, ध्यान देते हैं -2 -4 म्यू प्लस में 4 डिवाइडेड बाई r। अब यहाँ से हम लोगों को मिला क्या कि भैया 1 फोकल लेंथ ऑफ मिरर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू क्या मिल रहा है, ये 2, 4 -2 तो 2 आएगा ना, कितना जाएगा 2 माइनस में 4 म्यू डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा कैपिटल R। पलट पुलट दें अगर हम लोग इसको तो 1 मतलब फोकल लेंथ ऑफ मिरर इक्विवेलेंट क्या मिल जाएगा r बाई
हम करें 2 नहीं, -2 कॉमन लेते हैं, अभी समझाते हैं क्यों। अगर हम लोग -2 कॉमन ले तो यहाँ क्या बचेगा, 2 म्यू माइनस 1, वापस मल्टीप्लाई करके देखा जा सकता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 2 जा 4, माइनस 4 म्यू आ जाएगा। इसलिए ऐसा कॉमन लिए हैं क्योंकि एकदम सीधी सी बात दिख रही है भाई कि म्यू का वैल्यू जो होगा वो ग्रेटर देन 1 होता है। अगर हम म्यू का वैल्यू ग्रेटर देन 1 रखे होते तो ये टर्म वैसे भी नेगेटिव आता, तो माइनस कॉमन ले लिया। अब यहाँ हम ग्रेटर देन 1 रखेंगे म्यू का वैल्यू, तो क्लियरली ये वाला टर्मोलॉजी पॉजिटिव आएगा, आगे नेगेटिव लगा है, इसका मतलब कंफर्म है कि अगर हम एक कॉन्वेक्स लेंस जो कि है उसको सिल्वर कर दिया तो वो कॉनकेव मिरर जैसा बिहेव कर रहा है, कॉनकेव मिरर के जैसा, ठीक है। तो फोकल लेंथ ऑफ मिरर का इक्विवेलेंट का जो नेगेटिव होना है वही हमको ये बात बता दिया है कि भैया कंफर्म है कि ये कौन सा मिरर है, ये जो है वो कॉनकेव मिरर जैसे बिहेव करता है। पता है ये बात कब आइडिया लगना चाहिए था, ये आइडिया लग जाना चाहिए था एकदम शुरू में ही। अगर ये प्रश्न क्या था, प्रश्न पूछा था कि ऑब्जेक्ट को कहां रखें कि इमेज वहीं पर बन जाए, ऐसा सिर्फ और सिर्फ कॉनकेव मिरर के केस में हो सकता है, क्योंकि कॉनकेव मिरर के केस में अगर हम लोग ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखते हैं तो उसका इमेज वहीं बनता है, उतना ही बड़ा बनता है, रियल बनता है और इन्वर्टेड बनता है। तो बोले अच्छा, इसका मतलब और आर जो सी जो है वो किसके बराबर था भाई, वो आर के बराबर होता है, और आर देखा जाए तो वो तो 2f के बराबर है ना, तो हम कह रहे हैं 2 को इधर भगा देते हैं, तो यहाँ से हम लोगों को r का वैल्यू क्या मिलेगा, 2f के बराबर, और इसका वैल्यू क्या होगा, माइनस r डिवाइडेड बाई 2 म्यू माइनस 1। अब भाई ये नेगेटिव वही वाली बात कि r जो कॉनकेव मिरर है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर तो नेगेटिव होगा, तो माइनस बता रहा है वही चीज, ठीक है। और हम लोगों से क्या पूछा है, हम लोगों से तो डिस्टेंस पूछा है, वो वैल्यू पूछा है, तो अगर लोग डिस्टेंस की बात कर ले तो मॉड ऑफ यू, तो नेगेटिव साइन को हटा देंगे, जब आप क्या आ जाएगा r डिवाइडेड बाई 2 म्यू माइनस 1, ठीक है। तो r डिवाइडेड बाई 2 म्यू माइनस 1 मतलब क्लियरली इसका ऑप्शन नंबर 4 ठीक हो जाएगा। क्लियर है ना, आगे बढ़ रहे हैं। एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। लिखा है टू सो बबल ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली आर इन कांटेक्ट विद ईच अदर, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द कॉमन सरफेसेस। ठीक है, देखते हैं। सबसे पहली बात कि अगर कोई एक छोटा बबल और कोई एक बड़ा बबल हम लोग ले आए कांटेक्ट में, तो जैसे ही छोटा और बड़ा बबल एक दूसरे के कांटेक्ट में लेके आते हैं तो वो सरफेस जो दोनों के कॉमन में है, जैसे ये वाला सरफेस, ये तो जो ये सरफेस होता है वो थोड़ा सा छोटे वाले सरफेस की ओर टिल्ट हो जाता है ऐसे। तो जो ये सरफेस है, ये सरफेस जिसको होना तो ऐसे, अरे जो ये सर, एक मिनट फिर से बता देते, जो ये सरफेस है, ये वो थोड़ा सा इधर की ओर चला जाता है ऐसे, टुवर्ड्स द स्मॉलर सरफेस, वो हल्का सा टिल्ट हो जाता है। और ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इधर से लगने वाला प्रेशर बढ़ जाता है। कितना बढ़ जाता है, तो वो बढ़ जाता है, पहले लग रहा होता है P0 P0, अब यहाँ से लगने लगता है P0 प्लस 4T/R। ठीक है, थोड़े बहुत मैथ्स है उसमें, जैसे हम लोग थोड़े बहुत मैथ्स को सॉल्व कर लेते हैं, तो ये जो नया वाला रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसका रेडियस अगर हम लोग मान लेते हैं कि भैया ये है R1, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर R2 मान ले, तो जो ये नया वाला बना उसका जो रेडियस कैपिटल R है वही पूछा भी जा रहा है, इस प्रश्न में भी पूछा गया है ना कि कॉमन सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा, तो वो होता है R इज इक्वल्स टू R1 R2 डिवाइडेड बाई R2 माइनस R1 होगा। ठीक है, तो R इज इक्वल्स टू क्या लिख लेंगे, R1 R2, R1 की जगह पे 2 इंटू में 4 अपॉन में 4 माइनस 2, क्लियरली कितना आ जाएगा, 4 2 8 बाई में 2 कट पिट कर देंगे, तो जो R का वैल्यू आएगा वो कितना आ जाएगा, 4 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, सरफेस टेंशन का बड़ा प्यारा टॉपिक है। सोप बबल वाले जितने भी आर्टिकल बड़े इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, तो ये अपील टर्म में भी आ रहा है, जेई मेंस मतलब जनवरी टर्म में भी आ चुका है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखेंगे हम लोग, ठीक ना। तो आर का वैल्यू क्लियरली कितना आ जाएगा, 4 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर पूछा है तो यहाँ पर हम लोग क्या फिल कर देंगे, 4 फिल कर देंगे। क्लियर है ना, आगे बढ़ रहे हैं। इस क्वेश्चन में थोड़ी ज्यादा जगह चाहिए, तो एक बार हम लोग किसी और ऐप में चलते हैं, देखते हैं। एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ, द ड्राइवर सिटिंग इनसाइड अ पार्क्ड कार इज वाचिंग व्हीकल अप्रोचिंग फ्रॉम बिहाइंड विद द हेल्प ऑफ द, अच्छा ठीक है, मतलब कोई पर्सन जो अपनी कार में बैठे हैं तो अपने साइड व्यू मिरर में उसको देख रहे हैं। ठीक है, विच इज अ कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर उसका दे दिया गया है, तो फोकल लेंथ पता चल गया भाई, फोकल लेंथ जो जाएगा वो कितना हो जाएगा, r/2 के करेस्पॉन्डिंग हम लोग चल रहे हैं अगर, एक मिनट, तो जो फोकल लेंथ आ जाएगा इसका वो कितना हो जाएगा, 1 मीटर, और चूंकि कॉन्वेक्स मिरर है तो पक्के से कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, r/2 करके हम लोग को फोकल लेंथ मिल गया। Another car approaches him from behind with a uniform speed of 90 km/h। अच्छा ठीक है, मतलब यहाँ पे कोई पार्क कार में रुका हुआ है, ऐसे शीशे में देख रहा है, तो क्या हो रहा है कि उसकी तरफ एक कार बहुत तेजी से चली आ रही है, किसी स्पीड 90 km/h से, when the car is at distance of 24 मीटर। अच्छा, अब फ्रॉम हिम, अब ये मान के चलेंगे ना, फ्रॉम हिम लिखा, इसका मतलब हम लोग शीशे से मान के चलेंगे, तो इससे डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट पता है, तो अगर एक कॉन्वेक्स मिरर से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पता हो तो हम लोग बहुत आराम से उसका v तो इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग मिरर फॉर्मूला। शुरुआत करते हैं। 1/f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, मिरर फॉर्मूले में तो प्लस होता है, 1/v प्लस 1/u, 1/1 इज इक्वल टू 1/v पता करना है। ऑब्जेक्ट रियल रे जा रहा होगा इधर, हम लोग सब कुछ मेजर करेंगे पोल से, तो इंसिडेंट रे के अपोजिट जा रहे होंगे, इंसिडेंट इधर जा रहा है, हम लोग इधर जा रहे होंगे, तो नेगेटिव ले लेंगे।
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस में 24, उधर भगा देते हैं इसको, तो 1 बाई वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 बाई 24। एलसीएम लेकर के देख लेंगे अगर, तो सिंपल कितना हो जाएगा 24 एकम 24 और 1 25। तो जो v का वैल्यू आएगा वो क्लियरली पॉजिटिव में 24 बाई 25 मीटर होगा। और सही भी बात है भाई, कोई भी ऑब्जेक्ट कॉन्वेक्स मिरर के सामने होता है तो उसका इमेज जो होता है वो बिटवीन पी एंड एफ बनता है, तो बिटवीन पी एंड एफ है 1 मीटर, तो उससे हल्का सा कम बन जाएगा। ठीक है, अच्छा अब उसका स्पीड दिया, एक बार हम लोग ऐसा करते हैं किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड बदल लेते हैं, क्योंकि डिस्टेंसेस बाकी सब जो है वो मीटर में ही चल रहा है। तो 90 किलोमीटर पर आवर को अगर हम लोग मीटर पर सेकंड बदलेंगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो सिंपल जो स्पीड आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 25 मीटर पर सेकंड। ठीक है, व्हेन द कार इज एट डिस्टेंस ऑफ ठीक द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ द इमेज। ठीक है, अच्छा एक्सेलरेशन पूछ रहा है, एकदम रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट क्वेश्चन है भाई। एक्सेलरेशन तो कभी पूछा ही नहीं गया, बहुत बहुत रेयर है क्वेश्चन। ठीक है, मेंस लेवल तो ऐसा क्वेश्चन है ही नहीं ना, एडवांस लेवल का क्वेश्चन है। देखते हैं एक बार, कैलकुलेशन करना शुरू कर देते, वैल्यू ऑफ 100 ये ठीक है ठीक है ठीक है। अब एक बात यहाँ और लिखा है, जो कार है वो कैसे चल रहा है यूनिफॉर्म स्पीड से, उसका स्पीड नहीं बदल रहा है। ठीक है ना, अब हम लोगों के पास v तो निकल के आ चुका है, तो हम लोग थोड़ा कैलकुलेशन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं एक बार। सबसे आसान तरीका क्या था, हम लोग कभी भी डिस्टेंस से स्पीड जाना चाहते थे तो जो भी डिस्टेंस का इक्वेशन था उसको डिफरेंशिएट ही किए थे, तो हम लोग इसको कर देते हैं डिफरेंशिएट। जैसे ही डिफरेंशिएट करेंगे कांस्टेंट का डिफरेंस 0, v को लेके जाएंगे ऊपर तो v की पावर -1, डिफरेंशिएशन में पावर आगे एक पावर कम, और v का फिर से दोबारा करेंगे तो dv/dt बन जाएगा। ठीक है, फिर इस पे ध्यान देते हैं, u को ऊपर ले जाएंगे u की पावर -1, डिफरेंशिएशन अगेन पावर आगे एक पावर कम तो u की पावर -2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा du/dt। ठीक है ना, माइनस कॉमन लेके भगा दे रहे हैं तो 0 इक्वल टू क्या मिल जाएगा 1/v² इनटू में dv/dt प्लस में 1/u² du/dt वाली बात। अच्छा किसी बच्चे के दिमाग में हो सकता है ये भी आ रहा हो कि सर ये बताइए, जब ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से चल रहा होगा तो जो इमेज होगा उसका तो स्पीड कांस्टेंट होगा, तो एक्सेलरेशन 0 जाना चाहिए था। तो नहीं भाई, क्यों? क्योंकि जब इसका डिस्टेंस जिस तरीके से बदलता है उसका डिस्टेंस उस तरीके से नहीं बदलता, क्योंकि याद करो कॉन्वेक्स मिरर के केस में ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था तो इमेज फोकस पे। अब ये इन्फिनिटी से पोल आ जाता है तो इमेज केवल फोकस से पोल तक आता है, तो बहुत अलग तरीके से चलता है। ठीक है, तो भले ये कांस्टेंट चल रहा हो लेकिन वो अलग तरीके से चल सकता है, तो ये ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट कांस्टेंट चलेगा लेकिन उसका इमेज होगा वो कांस्टेंट स्पीड से नहीं चल रहा होगा। चलते हैं भाई, हम लोगों के पास v है और जो ऑब्जेक्ट का स्पीड है वो है, देखते हैं और क्या कर सकते हैं हम लोग। अब हम यहीं रुक जाते हैं अगर स्पीड से करस्पॉन्डिंग चलना होता, लेकिन अब क्या करना है उनको एक्सेलरेशन भी लेके चलना है, तो हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। एक बार फिर से लिख दे रहे हैं पहले वो क्वेश्चन, 0 इक्वल टू क्या था 1/v² dv/dt प्लस में 1/u² du/dt लिख ले रहे हैं। ठीक है, एक बार ना और डिफरेंशिएशन करते हैं, अगर हम लोग इसको एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो ये तो 0 है ही भाई। अब ना प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। ठीक है, एक बार इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इसको ऊपर लेके जाएंगे तो v की पावर -2 होगा, पावर आगे एक पावर कम तो -2 v की पावर -3, अगेन v को डिफरेंशिएट करेंगे तो एक बार dv/dt और आ जाएगा, और एक dv/dt तो चुपचाप से चल रहा है। प्रोडक्ट रूल में क्या करते थे भाई, एक को एज इट इज चलने देते, एक को डिफरेंशिएट करते थे। फिर प्लस, अब एक आराम करेगा, वेलोसिटी मतलब ये सॉरी ये जो इमेज डिस्टेंस है उसको डिफरेंशिएट करेंगे, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे तब तो एक्सेलरेशन आ जाएगा। अभी फिलहाल इसको हम लिख ले रहे हैं क्या d2v बाई में dt²। अभी हम लोग का जो टास्क है वो यही पता लगाने का। ठीक है, डेटा पुटिंग वाला क्वेश्चन फिर खेलेंगे हम लोग। इसको डिफरेंशिएट करते हैं, फिर से ऊपर जाएगा, पावर आगे करेंगे तो -2 u की पावर -3 du/dt आ जाएगा, और एक du/dt जो है वो तो ऑलरेडी चल ही रहा है। ठीक है, du/dt इंटू du/dt हम तो करें स्क्वायर ही कर देते। ठीक है, फिर आगे जाते, लेकिन जब u जो है, अब ये क्या बता रहा है, ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के चेंज होने का रेट, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के चेंज होने का रेट तो कांस्टेंट भाई, ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है तो इसका डिफरेंस तो 0 आ जाएगा, तो ये तो 0 आ जाएगा। ठीक है, जिसको पता करना है उसको के लिए छोड़ते हैं, बाकी दोनों को उधर भगाते हैं, तो नेगेटिव उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा। क्या बनेगा 2 बाई में v का क्यूब इंटू dv/dt, dv/dt 2 बार है तो dv/dt का स्क्वायर। ठीक है, स्पीड ऑफ इमेज का स्क्वायर कर देंगे, फिर ये वाला टर्म उधर जाके प्लस में हो जाएगा तो क्या लिख लेंगे प्लस 2/u³ इंटू में क्या हो जाएगा du/dt का स्क्वायर, और इस तरफ क्या चल रहा होगा 1/v का स्क्वायर इंटू में जो हम लोगों को पता करना है एक्सेलरेशन, सॉरी एक्स ये 1/v² चल रहा था ना 1/v², और यहाँ हम लोग क्या लिख लेते हैं एक्सेलरेशन ऑफ इमेज। ठीक, अब क्वेश्चन हम लोग को du/dt पता है, बस दिक्कत ये है कि dv/dt नहीं पता है, तो निकाल लेते हैं, इस पे ध्यान देते हैं भाई। यहाँ देखते हैं, यहाँ इस डेटा में अगर हम लोग सब कुछ पुट कर दें तो हम लोगों को dv/dt पता चल जाएगा, क्योंकि बाकी सब कुछ पता है ही। तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई इसको भी करके इसको भी हल्का फुल्का सॉल्व कर लेते हैं ना, ये सब हटा दे रहे हैं। अगर हम लोग यहाँ पे डेटा पुटिंग की कहानी चालू करें, इधर भगाते हैं ना इस वाले टर्म को इधर, तो dv/dt माइनस में आएगा, माइनस इधर लगा दे रहे हैं ना। अच्छा लिख दें अगर दिक्कत लग रहा है, माइनस 1/v² dv/dt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/u² du/dt। ध्यान देते हैं एकदम, हम तो कह रहे हैं कि निकालने वाले नहीं है,
dv बाई dt को बस कन्वर्ट कर लेंगे, dv बाई dt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस v स्क्वायर बाई यू स्क्वायर इंटू du बाई dt, है ना। रखते हैं dv बाई dt का यही डेटा उठा के इधर रख देते हैं, dv बाई dt का यही डेटा उठा के रख देते हैं, माइनस क्या लिखा हुआ है, v स्क्वायर बाई यू स्क्वायर और इंटू में du बाई dt, लेकिन उसका स्क्वायर करना है तो क्या लिखेंगे, 2 बाई में v क्यू, माइनस में v स्क्वायर बाई यू स्क्वायर था, उसका भी स्क्वायर कर देंगे तो v की पावर 4 बाई में u की पावर 4, इंटू में क्या था du बाई dt, उसका स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा du बाई dt का स्क्वायर, ठीक। प्लस में क्या आ रहा है 2 बाई यू का क्यूब, इंटू में क्या चल रहा है du बाई dt, और v स्क्वायर को इधर मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो ये आ गया हम लोगों का v स्क्वायर से इधर मल्टीप्लाई, ये आ गया एक्सेलरेशन ऑफ इमेज के बराबर, ठीक। डेटा पुटिंग करते हैं भाई। अगर हम लोग डेटा पुटिंग वाली कहानी चालू करें या तो अभी भी थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अगर हम लोग v स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे नीचे v बचेगा एक, और उससे कट जाएगा जब, देखो ध्यान दो, v स्क्वायर v की पावर 4, v की पावर 6 हुआ, v क्यूब से कटेगा तो ऊपर बचेगा एक ठो v बचेगा, नहीं एक मिनट, v की पावर 6 ऊपर है, नीचे है v का क्यूब तो ऊपर बचेगा v का क्यूब, 2v का क्यूब बाई में क्या हो जाएगा u की पावर 4, ठीक। अब यहाँ पे भी तो स्क्वायर चल रहा था ना, यहाँ भी स्क्वायर चल रहा था, हम तो करें du बाई dt का स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो du बाई dt इस पूरे का होल स्क्वायर हम लोग ले लिए कॉमन, ठीक। अब यहाँ पे जब हम लोग v स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस 2v स्क्वायर डिवाइडेड बाई u क्यूब, और ये इक्वल चल रहा है किसके, ये चल रहा है एक्सेलरेशन ऑफ इमेज के। चलो भाई अब ध्यान देते हैं, du बाई dt क्या हम लोगों को पता है, बोले सर बिल्कुल पता है, du बाई dt 25 है, ऑब्जेक्ट स्पीड तो 25 का स्क्वायर तो 25 इंटू में 25, ऐसे चलने देते हैं अभी ना। इसमें देखते हैं 2 v का वैल्यू कितना है भैया, जो v का वैल्यू 24/25 है, तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं 24 बाई 25 इस पूरे का क्यूब बाई u कितना है, तो u तो क्वेश्चन में हम लोगों को पता था कितना है 24 है ना, यहाँ रख दे रहे हैं 24 माइनस में होगा लेकिन उसका क्यूब कर पावर 4 कर देंगे तो 24 की पावर 4 चलने देते हैं, फिर प्लस 2 v की जगह पे फिर से 24/25 इस पूरे का स्क्वायर, u का क्यूब करेंगे तो माइनस 24 का क्यूब, अब ये वाला माइनस तो बचा रह जाएगा, ठीक है। देखते हैं अब ये नहीं करने लगेंगे, सीधा से कैलकुलेशन पे आ जाएंगे ना, दिमाग लगाएंगे, खूब अच्छे सोचेंगे, पहले कर क्या सकते हैं हम लोग, ऐसा कर देते हैं 25 × 25 तो बाहर चल नहीं देते अभी, देखते हैं ऊपर 24 3 बार, नीचे 24 4 बार, तो एक बार 24 नीचे बचेगा, तो 2 बाई 24 और इंटू में 25 का क्यूब चलने देना, ठीक है। फिर माइनस, ध्यान देते हैं 24 का स्क्वायर 24 का क्यूब, नीचे 24 बचेगा 24 और यहाँ बचेगा 25 का स्क्वायर, और ऊपर क्या चल रहा है, ऊपर चल रहा है 2, ठीक है, यहाँ तक ठीक। और इज इक्वल टू तो जो चल रहा है वो तो चल नहीं देते ना। अब यहाँ देख रहे हैं कि भैया 24 कॉमन और 25 का स्क्वायर भी कॉमन, तो अगर हम लोग ऐसा कुछ करें तो 25 का स्क्वायर उससे कट जाएगा, 24 तो बचा रह जाएगा, तो 1/24 बचा रहा। यहाँ पे क्या बचेगा 2/25 माइनस, यहाँ से तो 24 और 25 का स्क्वायर चला जा चुका है तो खाली 2 बचा रहेगा, ठीक। अब हम लोग अगर एलसीएम ले लें तो 25 का डबल कितना आएगा 50, 52 माइनस 50 करेंगे अगर, तो 2 माइनस 50 मतलब माइनस में 48, तो कितना आ जाएगा 1/24 इंटू माइनस में 48 डिवाइडेड बाई कितना 25, कट कर देंगे तो 2, ये वैल्यू कितना आ जाएगा माइनस 2 बाई में 25, और ये है एक्सेलरेशन का वैल्यू, ठीक। माइनस जो होगा वो अपोजिट डायरेक्शन को बता रहा है और कुछ अलग चीजें वो नहीं बता रहा है। क्वेश्चन में ए का वैल्यू पूछा गया है क्या, एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन में ए का वैल्यू नहीं, उनको 100 ए का वैल्यू चाहिए, तो 100 ए का वैल्यू कर लेते हैं भाई। ऐसा करते हैं बोथ साइड 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 100 ए इज इक्वल्स टू माइनस 2/25 इंटू में 100, यहाँ से कट कर देंगे तो 4, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगा -8, केवल वैल्यू करेस्पॉन्डिंग चलेंगे तो यहाँ पे जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, ठीक है। एकदम ही धुआंधार क्वेश्चन था, बहुत रेयर है एक्सेलरेशन पर बेस्ड क्वेश्चन इमेज में, बहुत रेयर, लेकिन जो है वो है भाई। यही तो रीजन है ना कि 22 तारीख का जो शिफ्ट 1 उसको कठिन बोला जा रहा था, तो यही सब कहानी है, ठीक है ना। आगे बढ़ रहे हैं, एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है 3 कंडक्शन ऑफ सेम लेंथ हैविंग थर्मल कंडक्टिविटी K1 K2 एंड K3 आर कनेक्टेड एज ऑन द फिगर। अच्छा ठीक है, K1 K2 है, ठीक है, लेंथ सेम है, ऐसा दिख तो नहीं रहा है लेकिन इन दोनों रॉड्स का, तीनों रॉड्स का जो आपस में लेंथ है वो बिल्कुल सेम टू सेम है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 और 2 का जो है वो सेम है, लेकिन जो तीसरे वाले का है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डबल है, वो दिख भी रहा है वैसे तो। अब द फर्स्ट कंडक्टर द टेम्परेचर ऑफ द गिवन, ठीक ठीक है। अच्छा जब भी ऐसा क्वेश्चन आए सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या कि रॉड को रॉड जैसा नहीं, रेजिस्टर जैसा सोचेंगे। अगर सबसे पहले हम लोग बात करें थर्मल रेजिस्टेंस के फॉर्मूले की, तो ये क्या होता है, ये होता है L डिवाइडेड बाई K इंटू ए। ध्यान देने की बात ये है कि यहाँ पे K का नाम थर्मल कंडक्टिविटी है, न कि थर्मल रेजिस्टिविटी। क्यों, एक बार हम लोग वो भी देख लेते हैं। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है,
अगर हम लोग इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस पे चले, आर इलेक्ट्रिकल, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, रो एल बाई ए। लेकिन रो एल बाई ए से ना बहुत अच्छा दिखता नहीं है, तो अच्छा क्या है, अच्छा ये है कि हम लोग फॉर्मूला सोचे एल डिवाइडेड बाई सिग्मा इंटू ए, और इतना गजब है ये अब कि अब अगर हम लोग दोनों का आपस में कंपेयर कर ले तो बहुत अच्छे से हम लोग को दिखेगा। कैसे, जैसे सिग्मा था इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, वैसे ही के जो है उसका नाम हम लोग रखते हैं थर्मल कंडक्टिविटी, क्योंकि के जो वो सिग्मा की जगह पे है, रो की जगह पे नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, अब हम लोग रेजिस्टर जैसा देखना शुरू करते हैं कि ये रहा हम लोग का पहला रेजिस्टर, ये रहा दूसरा रेजिस्टर, दोनों रेजिस्टर्स आपस में पैरेलल में कनेक्टेड है। ये रहा ऐसे, ठीक है। क्या दिख रहा है कि ये दोनों है पैरेलल में, ये वाला है उसके साथ सीरीज में। अब है क्या कहानी ना कि हम लोगों को ये तो पता है भाई कि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम होता है, वैसे हीट करंट यहां सेम रहेगा। तो हम लोग करने के वाले टास्क पहले ये है कि हम लोग इन दोनों रजिस्टर को कंबाइन करके एक रजिस्टर बना ले, और फिर जो भी आएगा और इसमें दोनों में करंट को कर देंगे सेम और जवाब आ जाएगा, ठीक है ना। तो पहले हम लोग इन दोनों को सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे भाई, इसके लिए लिखते हैं, क्या लिख लेंगे, L डिवाइडेड बाई, इसका थर्मल कंडक्टिविटी क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 60 इंटू में A दिया हुआ है। इस वाले का लिखेंगे तो इसका थर्मल कंडक्टिविटी क्वेश्चन में कितना दिया हुआ, 120 इंटू में A। बस इस बात का ध्यान रखेंगे कि K1 K2 वाले का जो यूनिट है वो बिल्कुल सेम टू सेम है, तो सेम टू सेम है, ठीक है। शुरुआत करते हैं। जब भी रेजिस्टर्स पैरेलल में होता है, अभी हम लोग R3 की बात नहीं कर रहे हैं तो इसको हटा रहे हैं, इसका इक्वल निकाल रहे हैं, आर इक्वलेंट ऑफ 1 एंड 2 क्या आएगा भाई, R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, हम तो करें L बाई 60 है तब कॉमन ही ले लेते हैं, क्या बचेगा 1 प्लस 1 बाई 2, L बाई 60 कट गया, यहाँ एलसीएम लेके जोड़ देंगे, 2 चला जाएगा ऊपर, तो 2L बाई 2 1 जा 2 और 1 3, तो 3 इंटू 120 करेंगे तो 360A, 2 से कट कर देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 180, तो यहाँ से कितना आ रहा है वैल्यू, L डिवाइडेड बाई 180A, ठीक है। इसका मतलब हम लोगों को R12 का जो इक्विवेलेंट वो मिल गया। अब जैसे ही R12 का इक्विवेलेंट मिला तो हम लोग R12 को हटाएंगे और उसकी जगह पे L बाई 180 वाला 180A वाला एक रजिस्टर लगा देंगे, तो L बाई 180A, ठीक। जो अगला रजिस्टर है उसका बात करते हैं, उसका भी रजिस्टर लिख लेते हैं, L बाई K की जगह पे कितना 135 और इनटू में, अब यहाँ एक मिस्टेक है, कई बार बच्चा गलती से यहाँ पर A लिख दे रहा है भाई, A नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि अब जो ये तीसरा वाला है उसका एरिया तो डबल बोला गया है ना, तो यहाँ पे 2A लिखेंगे। अच्छा, इसमें फ्लो करने वाला करंट इसमें फ्लो करने वाला करंट सेम होगा, ये R12 है और ये है R3। अच्छा, अगर हम लोग हीट करंट का फॉर्मूला देखें तो हीट करंट का सही से देखा जाए फॉर्मूला तो है ये KA T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाई L, लेकिन अगर हम KA को अपॉन में लाएं तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाई L बाई KA, एंड L बाई के पर हम लोग ध्यान दें तो ये कुछ और नहीं, ये तो थर्मल रेजिस्टेंस बन जाएगा भाई। और यहाँ से हम लोग का फॉर्मूला अब नया क्या दिखेगा, T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाई RTH, वेरी इंपॉर्टेंट भाई, ठीक है ना। तो थर्मल रेजिस्टेंस के करेस्पॉन्डिंग अब हम लोगों के पास हीट करंट का फॉर्मूला तैयार है। अब हम हीट करंट का फॉर्मूला वही वाला लगाने वाले हैं, ध्यान देते हैं। जैसे सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम होता है, वैसे सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द रॉड में जो हीट करंट होगा वो सेम होगा। पहले वाले के लिए लिख रहे हैं, क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिख रहे हैं ना, ये ज़्यादा माइनस कम करते हैं टेम्परेचर को, तो क्या लिखेंगे 100 माइनस थीटा डिवाइडेड बाई RTH। पहले वाले का RTH कितना दिया हुआ है, L बाई में के चला गया ऊपर, तो 180A ऊपर इज इक्वल्स टू, दूसरा वाले मतलब तीसरे वाले के लिए लिख रहे हैं हम लोग, क्या लिख लेंगे यहाँ पे थीटा माइनस 0 डिवाइडेड बाई L बाई के। अब K कितना है 135 और एरिया कितना है 2A, तो यहाँ पे 2 है। अब हम लोग का हो गया कैलकुलेशन भाई, बस क्वेश्चन में थीटा ही पता लगाना है, आ गया आंसर। यही थोड़ा सा कहानी था जो हम लोगों को पहुंचाना था, क्लियर है ना। देखते हैं A बाई एल कटा, अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो 180 इंटू में 100 माइनस में थीटा इज इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 270 इंटू में थीटा, 0 0 कटा, 9 से कटेगा 9 2 जा 9 3 जा, यहाँ जाएगा 200 माइनस 2 थीटा इज इक्वल्स टू 3 थीटा, 200 इज इक्वल्स टू 5 थीटा हो जाएगा, तो थीटा इज इक्वल्स टू डिवाइड कर देंगे तो थीटा का वैल्यू क्लियरली कितना जाएगा 40 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा, ठीक है। डिग्री सेल्सियस में जवाब चाहिए तो यहाँ पे क्लियरली कितना भर देंगे 40 भर देंगे, क्लियर है ना। आगे बढ़ रहे हैं।
इस वाले क्वेश्चन में थोड़ा जगह ज्यादा चाहिए, इसलिए हम लोग किसी और ऐप में चलते हैं। क्लियर ना? एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ 2 1 kg पार्टिकल ए एंड बी आर गिवन बाय दिस एंड दिस, ठीक है, रेस्पेक्टिवली अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 सब बीटा 1 ये सब दिया हुआ है, वेयर t इज टाइम n एंड p आर कांस्टेंट, एट t इक्वल 1 सेकंड v is stick, the velocity particle orthogonal at t equal 1 second, the magnitude of angular momentum of particle E with respect to the position of the particle B, ठीक है। बहुत सारा कैलकुलेशन इसमें, लेकिन कर जरूर सकते हैं, ठीक है। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ना प्रश्न को जानबूझ के कठिन बनाए हैं, ढेर सारे अल्फा 1 अल्फा 2 दे दिए हैं, तो हम लोग ऐसा करते हैं सबसे पहले तो एकदम पेशेंस से अल्फा 1 अल्फा 2 वगैरह की वैल्यू रख देते हैं। रखते हैं भाई। r1 की बात करते हैं ना, अल्फा 1 की वैल्यू 1, तो सिंपल क्या आ जाएगा यहाँ पे t स्क्वायर आई कैप। अल्फा 2 की जगह पे 3n, तो क्या आ जाएगा 3n t j कैप, हड़बड़ाएंगे नहीं एकदम। फिर अल्फा 3 की जगह पे क्या लिख लेंगे 2t में k कैप, ठीक। ये आ गया हम लोगों का r1। r2 वेक्टर की बात करते हैं, अगर हम लोग इसको देखेंगे तब r2 मतलब rb है, ये वाला जो था हम लोगों का ये था ra, और अब हम लोग rb वेक्टर की बात करते हैं ना। बीटा 1 की वैल्यू दी गई है, वहां रख लेंगे, तो यहाँ रख लेंगे, कितना आ जाएगा माइनस टी आई कैप। ये सब क्लियर दिख रहा है ना? हाँ ठीक ठीक। अब फिर लिखेंगे क्या, प्लस बीटा 2 की जगह पे कितना अरे सॉरी 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 सॉरी, बीटा 1 का वैल्यू है 2, तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे 2t आई कैप। अभी तो मजा ही आने वाला था, नहीं अभी गलत लिख दो तो फिर पूरा क्वेश्चन गजब हो जाता है एकदम। बीटा 2 की जगह रखेंगे माइनस, तो यहाँ पे सिंपल क्या आ जाएगा माइनस टी स्क्वायर जे कैप, ठीक है। फिर बीटा 3 की जगह 4p लिखेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 4p t k कैप। तो ये यहाँ तक की कहानी हम लोगों की हो गई ना, आर ए वेक्टर और आरबी वेक्टर मिल गया। अब देखते हैं फिर क्या लिखा हुआ, हम लोगों को वेलोसिटी लिखा है कि वेलोसिटी ए वेलोसिटी बी का जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल है t इक्वल 1 सेकंड पे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। वेलोसिटी एट पॉइंट ए निकाल ही लेते हैं ना, वेलोसिटी एट पॉइंट ए मतलब वेलोसिटी ए का निकाल लेते हैं, क्योंकि हम लोगों को दो अलग अलग पार्टिकल्स की बात की है, ठीक है। वेलोसिटी ए का निकालेंगे अगर, तो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। डिफरेंशिएशन चालू करते हैं, डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आ जाएगा 2t आई कैप। इस वाले का बात करेंगे तो क्या हो जाएगा 3n j कैप प्लस 2k कैप। फिर आगे देखते हैं, इस वाले को डिफरेंशिएट करते हैं, पार्टिकल बी की बात करते हैं, उसका वेलोसिटी देखते हैं। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 2i कैप माइनस 2t j कैप, फिर प्लस 4p k कैप। ये हम लोग का हो गया है। काफी हद तक क्वेश्चन हो गया, मतलब इतना कर लिए ना, वही बड़ी बात है। अब क्या था कि हम लोग अल्फा 1 अल्फा 2 बीटा 1 बीटा 2 इन सबसे तो एटलीस्ट बच गए हैं, ठीक है। अब क्या बोला गया कि इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड है t इक्वल 1 सेकंड पे बराबर है। ऐसा करते हैं हम लोग यहाँ पे t का वैल्यू 1 रख देते हैं, t इक्वल 1। जैसे हम लोग t इक्वल 1 रखेंगे, va वेक्टर क्या निकल के आएगा 2i कैप प्लस 3n j कैप, और प्लस में क्या हो जाएगा 2k कैप, ठीक है ना। ये हम लोगों का va वेक्टर है, ठीक। इस वाले में भी हम लोग t का वैल्यू 1 पुट कर दे रहे हैं। जैसे हम लोग t का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो यहाँ से vb वेक्टर क्या मिल जाएगा 2i कैप माइनस 2j कैप और प्लस में 4p k कैप, ठीक। इन दोनों का हम लोगों को मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। मैग्नीट्यूड निकालते हैं, अगले पेज पर चलते हैं, इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे ना। अंडर रूट में 2 का स्क्वायर 4, फिर इसका स्क्वायर करेंगे 3n का स्क्वायर तो 9n स्क्वायर और प्लस 4, तो 9n स्क्वायर और प्लस में क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा इक्वल। अब हम लोग b वाले का मैग्नीट्यूड निकालते हैं। b वाले का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, इसका स्क्वायर 4, इस वाले माइनस 2 लेकिन स्क्वायर करते तो 4, तो ये भी 4 ये भी 4 और इसका स्क्वायर करेंगे तो 16p स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे 4 प्लस में 16p स्क्वायर, यहाँ से रूट हटा 448 हट गया, तो 9n स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 16p स्क्वायर। स्क्वायर धरा के रूट बनाएगा तो 3n इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा प्लस माइनस 4p। अपने आप में सोचना भी बड़ी बात है। जैसे कई बार बच्चा डायरेक्टली यहाँ पे क्या कर सकता है कि सर 3n इक्वल्स टू 4p लिख सकता है, फिर तो गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस बात का भी हम लोगों को ध्यान रखना है। अब चलते हैं, फिर यहाँ पे क्या बोला है कि VA और VB जो है वो आपस में ऑर्थोगोनल भी है। ऑर्थोगोनल, और कब t इक्वल 1 सेकंड पर, तो t इक्वल 1 सेकंड पर हम लोगों के पास दोनों की वैल्यू है। ऑर्थोगोनल पिछली बार भी एक शिफ्ट में आ चुका है क्वेश्चन, ये ध्यान रखेंगे भाई। ऑर्थोगोनल हम लोगों को रटना है। ऑर्थोगोनल का मतलब होता है परपेंडिकुलर, ठीक है ना। अब अगर दो वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। तो t इक्वल 1 सेकंड हम लोग ऑलरेडी रख चुके हैं, इनका डॉट प्रोडक्ट करने वाले हैं। तो 2 2 जा 4 माइनस में 6n, 2 2 जा 4 माइनस में 6n, आई में आई का मल्टीप्लाई किया जे में जे का ना, फिर इसका से मल्टीप्लाई करेंगे 4 2 जा 8p, तो प्लस में 8p बराबर 0। एकदम ध्यान देते हैं ना। अगर हम लोग इस चीज को लेकर के चलें तो यहाँ से आगे पीछे लिख रहे हैं इसको, हम तो करें 2 से पहले डिवाइड ही कर देते हैं। क्या मिलेगा 4p माइनस में 3n इज इक्वल्स टू माइनस में 2। एकदम ध्यान देते हैं। जैसे अगर कोई बच्चा 3n इज इक्वल्स टू 4p लिखा होता
जैसे वो 3 की जगह 4p रखेगा कट जाएगा भाई, कुछ आएगा ही नहीं। तो अब करना क्या पड़ेगा, 3n इज इक्वल्स टू 4p से तो सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, तो हम लोग अगला लेके चलेंगे 3n इज इक्वल्स टू माइनस 4p रखते हैं। 3n की जगह माइनस 4p रखेंगे, एक माइनस पहले से तो प्लस हो जाएगा, 4p जुड़ के 8p इज इक्वल्स टू माइनस 2, तो p का वैल्यू क्या आ गया माइनस 1/4। बड़ा इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन कर लिया हम लोग, ठीक है ना। p की जगह माइनस 1/4 रख देते हैं, जैसे हम लोग रखेंगे 3n इज इक्वल्स टू क्या आएगा माइनस 4, p की जगह पे माइनस 1/4, 4 कटा माइनस माइनस प्लस 1 आ गया, तो n का वैल्यू क्या आ चुका है 1/3 आ चुका है। तो हम लोगों के पास p का वैल्यू है, n का वैल्यू काफी हद तक काम हो चुका है। अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। p का वैल्यू माइनस 1/4, n का वैल्यू 1/3। अब देखते हैं p का वैल्यू जो है कहाँ गया, एक मिनट फिर से, p का वैल्यू माइनस 1/4, n का वैल्यू 1/3। देखते कहीं रख सकते हैं तो हम लोग रख सकते हैं भाई, जैसे यहाँ पे रख सकते हैं, इधर रख सकते हैं, देखते हैं डिमांड क्या है उनकी। अब आगे बढ़ रहे हैं, अब यहाँ से क्वेश्चन शुरू करते हैं ना। द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल ए विद रेस्पेक्ट टू पोजीशन ऑफ पार्टिकल बी, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम किसका चाहिए, एंगुलर मोमेंटम हम लोगों को ए का चाहिए, किसके रेस्पेक्ट में चाहिए, बी के रेस्पेक्ट में। भाई अगर हम एंगुलर मोमेंटम के जनरल फॉर्मूले की बात करें तो क्या फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर, जहां पे पी जो है वो क्या बन जाएगा mv, हम लोग m को कर दे रहे हैं बाहर, यहाँ सिंपल क्या आ जाएगा आर वेक्टर क्रॉस में v वेक्टर, यहाँ तक ठीक है। चलो अब देखना, m की जगह पे तो हम लोग 1 लिख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस पे ध्यान देते हैं ना, r पोजीशन ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, जिसका निकाल रहे हैं, तो निकाल किसका रहा है a का, इसलिए ये तो वही रखेंगे, ठीक है। पोजीशन ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b निकाल लेंगे, ध्यान देते हैं। यहाँ हम लोग लिख क्या सकते हैं भाई, यहाँ लिख सकते हैं भाई किसी भी चीज का डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। या हम लोग ऐसे सोच सकते हैं कि जिसका निकालना है, जिसके रेस्पेक्ट में निकालना है, तो जिसके रेस्पेक्ट में निकालना है उसको माइनस कर देते हैं। और यहाँ पे हम लोग को क्या चल रहा है, वी ए वेक्टर तो चल ही रहा है, क्रॉस प्रोडक्ट है ही सही, ठीक है ना। पहले टास्क हम लोगों का यही है कि भाई हम लोग आर ए माइनस आर बी निकाल लेते हैं। देख लेते हैं एक बार कहीं टाइम वगैरह बताया गया है क्वेश्चन में, यहाँ लिखा हुआ है कि एट टी इक्वल 1 सेकंड ना, 1 सेकंड की बात करनी है। टी इक्वल 1 हम लोग यहाँ ऑलरेडी रख चुके हैं, कहाँ रख चुके हैं, इसमें रख चुके हैं, लेकिन हम लोगों को तो आर चाहिए ना। आर वाले में हम लोग टी का वैल्यू 1 रखना पड़ेगा, आर वाले में टी का वैल्यू 1 रखना है और एन की जगह पे भी वैल्यू रखना है, ठीक है। देखते हैं भाई, अब ऐसा करते हैं ना, आर वाले में टी की जगह पे 1 रखें, आर वाले में टी की जगह पे 1 रखेंगे अगर, तो क्या आएगा हम लोगों का, यहाँ लिखना पड़ेगा थोड़ा, ठीक है। आर ए वेक्टर इज इक्वल्स टू, टी की जगह पे 1 हम तो करें ना, यहीं रख देते हैं भाई, टी की जगह पे 1 रखेंगे तो यहाँ पे जो आर ए वेक्टर आएगा वो सिंपल क्या आ जाएगा, टी की जगह पे 1 तो क्या आ जाएगा आई कैप, टी की जगह पे 1 प्लस 3 एंड जे कैप आएगा, टी की जगह पे 1 तो प्लस में क्या आ जाएगा 2 के कैप आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक ठीक है ना। अब चलते हैं आर बी वेक्टर पे चल रहे हैं, अगर हम लोग आर बी वेक्टर पर ध्यान देंगे तो टी की जगह पे 1 तो क्या आ जाएगा 2 आई कैप, टी की जगह पे 1 माइनस में जे कैप, टी की जगह पे 1 तो 4 पी के कैप हो जाएगा, ठीक। अब ये रहा हम लोगों का आर ए और आर बी। अब हम लोगों को एन और पी की वैल्यूज ही पता, तो हम पुट भी कर सकते हैं, आर इज इक्वल्स टू आई प्लस एन की वैल्यू पर ध्यान देते हैं, एन का वैल्यू 1/3, अगर हम n का वैल्यू यहाँ 1/3 रख देंगे तो 3 कट जाएगा, तो क्या आएगा आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप, तो आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप, n का वैल्यू रख दिए, ठीक है ना, आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप। आर बी वेक्टर पर ध्यान देते हैं, p का वैल्यू ले चलते हैं, p का वैल्यू -1/4 है, अगर हम p का वैल्यू -1/4 रखेंगे तो 4 कटा यहाँ माइनस आ जाएगा, तो 2i माइनस जे माइनस के, 2i माइनस जे माइनस के आएगा। तो अगर हम ये निकालें तो क्या करेंगे, इसमें से उसको माइनस करेंगे तो i माइनस 2i माइनस आई कैप, j माइनस माइनस जे तो प्लस में 2j कैप, फिर 2k माइनस माइनस के तो यहाँ पे सिंपल क्या आ जाएगा प्लस में 3k कैप, ठीक है। और इसका क्रॉस प्रोडक्ट करना है हम लोग को किसके साथ, इसका क्रॉस प्रोडक्ट करना है va वेक्टर के साथ। आगे तो 1 है तो कोई सेंस बना नहीं रहा है, हम लोग डायरेक्ट लिख देते हैं क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करके तो क्या ही बदल जाएगा, है कि नहीं। अच्छा यहाँ शुरुआत करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट करने का सबसे अच्छा तरीका है डिटरमिनेंट मेथड, आई कैप जे कैप के कैप, पहले वाले के एलिमेंट लिखते हैं -1 2 और 3। va की बात करते हैं ना, va ये रहा va, n की जगह पे क्या लिखना है हम लोगों को, n की जगह पे लिखना है 1/3, तो जैसे ही n की जगह पे हम लोग 1/3 रखेंगे तो 3 कटा, तो 2i प्लस जे प्लस 2 के आएगा, 2i प्लस जे प्लस 2 के आएगा, तो i2 मतलब समझ में आ रहा है, क्योंकि कैसे लिख रहे हैं भाई हम लोग, इसके एलिमेंट लिखेंगे ना, कोफिशिएंट लिख रहा है ना, तो 2i प्लस जे प्लस 2 के है तो सारा कोफिशिएंट लिख लिए। शुरुआत कर रहे हैं, आई कैप इसको छुपा देंगे, इसका इससे मल्टीप्लाई 2 2 जा 4 माइनस में 3 1 जा 3, फिर माइनस में जे कैप इसको छुपा देंगे, इसका इससे मल्टीप्लाई -2 और -6 -2 माइनस में 6 प्लस में के कैप, इसकी बात करेंगे तो -1 और -4
तो यहाँ पे आ जाएगा -5। अब हम ये उम्मीद चल रहे हैं भाई कि ये सब आता होगा, क्योंकि इस क्वेश्चन को डील करने के लिए इन सब जगह पर कोई बच्चा अटक रहा था तो एक अलग ही तरह की समस्या, ठीक है, उसको ये सब तो बनाने आना ही चाहिए था, ठीक है ना। तो यहाँ पे वैल्यू सिंपल निकल के क्या आ रहा है, आई कैप -8 माइनस प्लस, तो प्लस में 8 जे कैप और यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस में 5 के कैप, ठीक है। अब ये आ गया हम लोगों का L, और अगर हम लोग इसका मैग्नीट्यूड निकाल ले तो अंडर रूट में 1 + 64 इसका स्क्वायर कर देंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। ऐड करेंगे तो 25 1 26, दोनों को जोड़ देते हैं पहले, 6 2 8, तो ये कितना आ जाएगा 5 4 9 89 और 1 90 जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे सिंपल कितना आ जाएगा इसका रूट में 90। L का जो वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है √90, और √90 की वैल्यू दी गई क्वेश्चन में √L, तो क्लियरली जैसे हम लोग कंपेयर कर लेंगे तो L का वैल्यू साफ साफ निकल के क्या आ जाएगा 90, तो यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 90। खतरनाक क्वेश्चन था, ठीक है, यही तो रीजन है ना कि 22 तारीख के शिफ्ट 1 को काफी टफ कहा जा रहा था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ पार्टिकल प्रोजेक्टेड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री फ्रॉम हॉरिजॉन्टल एट ए स्पीड ऑफ 60 मीटर पर सेकंड, द हाइट ट्रैवर्स्ड बाय द पार्टिकल इन द फर्स्ट सेकंड इज h0। अच्छा, वर्टिकल हाइट की बात कर रहे हैं भाई कि पहले सेकंड में कितना चल जाएगा। एक पार्टिकल है जिसको 60 मीटर पर सेकंड की स्पीड से 30 डिग्री के एंगल पर फेंका गया, 60 मीटर पर सेकंड, और ये वाला जो एंगल है वो है 30 डिग्री, तो ये कुछ ऐसे जाके अंडर ग्रेविटी गिर जा रहा है। फिर लिखा है कि पहले सेकंड में कितना हाइट ट्रेवल करता है h0। भाई ऐसा करते हैं कि हम लोग सेकंड इक्वेशन मोशन लगाते हैं अलोंग y, तो सेकंड इक्वेशन मोशन क्या होगा, y इज इक्वल्स टू uy_t प्लस हाफ ay_t²। क्या लिखा है फर्स्ट सेकंड, ठीक है, तो पहले सेकंड की बात करेंगे तो y फर्स्ट सेकंड में, और उसी का वैल्यू क्वेश्चन कितना दे देगा h0। uy की बात करेंगे तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट, तो भाई जिसका एंगल के साथ cos आएगा इधर, लेकिन इधर तो साइन आएगा ना, तो क्या लिख लेंगे 60 sin 30 मतलब 1/2, एक सेकंड तो 1, फिर माइनस क्योंकि ए वाई तो नीचे की ओर होगा तो ए वाई की वैल्यू 10 और इनटू में 1 का स्क्वायर। यहाँ देखेंगे सिंपल कितना आ जाएगा 30 माइनस में 5, तो ये वाला जो वैल्यू निकल के आ रहा है वो कितना आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगा 25 मीटर। तो पहले सेकंड में वो जो हाइट ट्रेवल किया है वो है 25 मीटर भाई। फिर क्या लिखा है, एंड द हाइट ट्रेवल्स इन द लास्ट सेकंड बिफोर इट रीचेस द मैक्सिमम हाइट। पहले हम ये तो पता लगा कि मैक्सिमम हाइट पे कब पहुंचेगा, तो एक तो तरीका ये है कि हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल ले और उसका आधा कर दे, ठीक है, और एक तरीका ये भी हो सकता है कि हम लोग ये पता लगा ले कि वी वाई कब जीरो होगा, तो दोनों तरीके हो सकते हैं। सबसे आसान है कि टाइम ऑफ फ्लाइट से सोचा जाए, 2 यू वाई का वैल्यू ऑलरेडी हम लोग निकाले 30 डिवाइडेड बाई जी की जगह पे 10, जीरो जो कटा, तो टाइम ऑफ फ्लाइट होगा 6 सेकंड। जो पैराबोलिक मोशन होता है अंडर ग्रेविटी एकदम सिमेट्रिक होता है, अगर 6 सेकंड में ग्राउंड तक आएगा इसका मतलब कि 3 सेकंड वो अपनी मैक्सिमम हाइट पे होगा, तो इसका आखिरीवां सेकंड तो तीसरा ही सेकंड है ना, तो जब भी बोला जाए लास्ट सेकंड टीएथ सेकंड वाला फॉर्म लगा सकते हैं, तो क्या लगाएंगे एसएनएथ, तो एस थर्ड निकालते हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसका ही वैल्यू क्वेश्चन में क्या दे दिया गया है, h1 दे देगा, ठीक है। तो शुरुआत कर रहे हैं, पहले तो हम एसएनएथ का फॉर्मूला लिख दें। एसएनएथ का फॉर्मूला क्या होता है, u प्लस हाफ a इंटू में 2n-1। u की जगह पर कितने स्पीड से फेंके थे, वर्टिकल डायरेक्शन की बात कर रहे हैं ना, तो 30, फिर माइनस क्योंकि नीचे की ओर g लगेगा, हाफ g की जगह पर 10, और 3 2 जा 6 माइनस 1 कितना आ जाएगा 5, कट कर देंगे तो ये 5, 30 माइनस 25 कितना आ जाएगा 5 मीटर। अब हम लोगों को h0 का वैल्यू पता है, h1 का वैल्यू पता है, क्वेश्चन में हम लोगों से h0 बाई h1 चाहिए इनको, तो 25/5 कर लेंगे तो जो जवाब आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 5 मीटर आ जाएगा, ठीक है। अब जैसे ना बच्चा कई बार यहाँ पूछे कि सर लास्ट सेकंड कौन सा, भाई तीसरा सेकंड ही तो लास्ट सेकंड है। अब अगर इससे नहीं ठीक लग रहा है कि सर हम लोग इससे नहीं करना चाह रहे हैं, क्या इक्वेशन मोशन से हो सकता है, तो बिल्कुल हो सकता है भाई। अगर हम लोग h1 की बात करें जो आखिरी में सेकंड में चला है वो है h1, तो हम लोग अगर ये निकाल लें कि टोटल हाइट 3 सेकंड में कितना है और 2 सेकंड में कितना चला था उसको माइनस कर दे तो भी काम हो जाएगा। इससे भी दिखा दे रहे हैं हम एक बार, वर्टिकल स्पीड कितना है 30, 3 सेकंड में कुल हाइट निकाल रहे हैं ना, तो u इंटू टी, टी की जगह पे 3 माइनस हाफ g की जगह पे 10 इंटू में 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, ठीक, फिर माइनस 2 सेकंड में कुल हाइट 30 इंटू टी, लगातार वर्टिकली निकाल रहे हैं, ए नीचे से माइनस ले रहे हैं, हाफ इंटू 10 इंटू 4 हो जाएगा क्योंकि 2 का स्क्वायर करेंगे, ये कितना आ जाएगा 90, माइनस में ये कितना आ रहा है 45, फिर माइनस इस पे ध्यान देंगे तो 60 माइनस में कितना हो जाएगा 20, इस पर ध्यान देंगे कितना आ रहा है 45, और माइनस में कितना हो जाएगा माइनस में 40 आ जाएगा, 60 माइनस 20 तो 40 आएगा ना, 45 में से 40 चला जाएगा तो क्लियरली क्या आएगा 5 मीटर, तो भी 5 मीटर आ रहा है, ठीक है। तो मल्टीपल तरीके हैं सच को कैलकुलेट करने के लिए, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। दोनों का रेशियो ही पूछा गया था, रेशियो जो आएगा 5 आएगा, मीटर नहीं आएगा क्योंकि यूनिट भी तो कट ही जाएगा ना, तो जिसका रेशियो आएगा वो केवल कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, क्लियर है ना। थैंक यू।